बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम लोगों ने फेडरल बोर्ड 10 क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से पहले ना हम लोगों ने एक और टर्म पढ़नी है, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा? कार्बोनाइल असल में एक ग्रुप है, दो एटम का ग्रुप है। वो दो एटम कौन सी? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ये वाला ग्रुप कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, दो ये हो गए, दो और बना देगा, ये दो हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या किसी चीज के साथ ये बना देगा, कार्बन के साथ बना देगा। अब ऑक्सीजन टोटल 2 बॉन्ड बनाता है, तो आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन और कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये वाला ग्रुप जो है ना, ये वाला ग्रुप कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। और बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बेटा? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब बच्चों इनकी टाइप्स, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं बेटा, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन 3 टाइप्स का जिक्र आपकी बुक में किया गया है। मैनी टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर 3 टाइप्स का जिक्र किया गया है। एक है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कौन से कंपाउंड होते हैं? जिनमें ये कार्बोनाइल तो पाया जाता है, कार्बोनाइल पाया जाता है। अगर कार्बोनाइल के कार्बन की एक साइड पर, कम से कम एक साइड पर ये हाइड्रोजन लग जाए, तो ये वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? ये वाला कंपाउंड कहलाता है कार्बोनाइल। अब दूसरी तरफ को H भी हो सकता है या कोई और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर CH3 लग गया, तो ये वाला कंपाउंड एक अल्डिहाइड है। और इस अल्डिहाइड का नाम क्या है? इसमें 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, तो इसको कहेंगे ईथ। और अल्केन का सफिक्स लगाएंगे इथेन। अल्डिहाइड का सफिक्स होता है Al, तो इसका नाम बन जाएगा इथेनॉल। या बेटा इसका कॉमन नेम है एसीटल्डिहाइड, तो कॉमन नेम भी याद रख। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं CH3। ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड शो नहीं करते, होता है लेकिन शो नहीं करते। सी के साथ ये वाला H लिख देते हैं और आखिर में ये ऑक्सीजन असल में इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। बेटा दूसरी जो टाइप आपके कोर्स में गिवन है वो है कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है कि ये कार्बोनाइल है ना, ये कार्बोनाइल है, इसके दोनों तरफ को कार्बन लगे होंगे, जैसे यहां पर CH3 लग गया, यहां पर भी CH3। यहां पर ना ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। ये 3 हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ ना बॉन्ड बना रहे हैं, यानी ये असल में कंपाउंड इस तरह नहीं है। असल में ये कंपाउंड इस तरीके से, जरा देखें, C डबल बॉन्ड O C। आपको पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड ये था, 3 और बना दिए, इनके साथ क्या लग जाएगा? H। अब ये कार्बन कितने और बॉन्ड बनाएगा? 3 और, क्योंकि एक बॉन्ड पहले बना रहा है, 3 और बना देगा। तो जरा देखें, ये आपके पास ये क्या बन गया? CH3, यही CH3 लिखा है, ये भी CH3 और ये C डबल बॉन्ड हो। ये वाला फार्मूला क्या कहलाता है? ये वाला फार्मूला कहलाता है डिस्प्लेड फार्मूला, और ये वाला फार्मूला कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। बच्चों ये वाला जो कंपाउंड बना है ना, इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 3, 1 2 और 3। इधर भी देख लें, 3 है, 1 2 और 3। बेटा मैं ये नाम जो है ना वो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और क्यों जल्दी जल्दी बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये नाम आप लोगों को आते हैं। आप लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 8 पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। उसके अंदर ये नोमेनक्लेचर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के मेथड जो है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से समझा दिए थे। अगर नहीं आते हैं तो उस चैप्टर को पहले अच्छे तरीके से कर लें। बच्चों जरा देखें, 3 कार्बन है ना, नाम कैसे लिखते हैं? पहले स्टेम वर्ड लिखते हैं। स्टेम वर्ड क्या मतलब? कार्बन की तादाद की बेस पर वो स्टेम वर्ड लिखा जाता है। कितनी कार्बन है? 3, तो स्टेम वर्ड क्या होगा 3 कार्बन के लिए? प्रोप। और इसके बाद अल्केन का सफिक्स लिखते हैं, फिर कीटोन। कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ONE, तो नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। या इसका कॉमन नेम जो होता है ना, वो है बेटा एसीटोन। एसीटोन ये इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम याद रखना है। अच्छा, इस तरह भी जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और बच्चों इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है CH3CO CH3। ये CO का मतलब ये है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा बच्चों सॉरी, मैंने बोल दिया जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला नहीं, यानी ये इसका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं। ये स्ट्रक्चरल है, ये भी स्ट्रक्चरल है, ये भी समझ लें कि स्ट्रक्चरल ही फार्मूला है। अच्छा अब बच्चों तीसरी जो टाइप गिवन है ना आपके कोर्स में कार्बोनाइल कंपाउंड की, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड।
और हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर अब कार्बोक्सिलिक एसिड को ही स्टडी करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्या मतलब इनके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होते हैं। अब अगर कार्बोनाइल के साथ एक साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप लग जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इस साइड पर यहां पर अल्काइल लगा होगा यानी H भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकती है यानी CH3 भी हो सकता है और बड़ा कार्बोनाइल भी हो सकता है। बेटा इस कंपाउंड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं CH3, जो CH3 लिखा, फिर लिखेंगे C के साथ ये वाला ऑक्सीजन, फिर ये वाला ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ H। इस कंपाउंड का नाम क्या है? कैसे नाम लिखेंगे? पहले स्टेम वर्ड लिखेंगे और स्टेम वर्ड कैसे लिखते हैं? कार्बन की तादाद की बेस पर। कितने कार्बन है? 1 और 2, 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ। फिर उसके बाद अल्केन का सफिक्स लगाएंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सिवाय अल्कीन और अल्काइन, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो स्टेम वर्ड के बाद अल्केन का सफिक्स AN लगाएंगे। अल्केन का सफिक्स होता है ANE, लेकिन यहाँ पर ई मिटा देते हैं क्योंकि इसके बाद आगे कुछ और चीजें लिखनी होती है। इथेन लिखेंगे। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, इसका सफिक्स होता है O और आगे ये ICOic और आगे एसिड, इथेनोइक एसिड, या इसका कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। इसे बाद लोग विनेगर भी कहते हैं, विनेगर यानी सिरका। सिरका देखा हुआ है ना, तो भाई खाने वाने पर भी डालते हैं सिरका जो होता है विनेगर। लेकिन ये विनेगर खालिस एसिटिक एसिड नहीं होता। विनेगर के अंदर 4 से 8%, 4 to 8% क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। बाकी कौन सी चीज होगी? 4 to 8% है। अगर ये 4% है तो बाकी 96% कौन सी चीज होगी? वाटर होगा। तो बाज़ औकात बेटा कंपोजिशन ऑफ विनेगर पूछ ली जाती है, तो विनेगर की कंपोजिशन क्या होती है? 4 to 8% एसिटिक एसिड। लेकिन अगर विनेगर का फार्मूला आ जाए ना तो आप लोगों ने ये लिख देना CH3COOH और आगे लिख दें ब्रैकेट के अंदर 4 to 8%। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड ना कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी एक क्लास है। अब कौन सी क्लास है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्लास जिसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। या इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कार्बोनाइल है ना, कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोक्सी OH लग गया तो ये इनका फंक्शनल ग्रुप हो गया। आप बेटा जनरल फार्मूला इनका लिखते हैं। इनका जनरल फार्मूला आप लोगों को पता है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की सिंबल होती है R और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर R जो है ना बेटा, R वो H भी हो सकता है, यानी R की जगह पर आप H भी लिख सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है R अल्काइल ग्रुप, या कोई और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। R की जगह अगर H लिख देना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर बन जाएगा और बाकी सब में अल्काइल ग्रुप। बच्चों अगर R की जगह H न लिखें, अल्काइल ग्रुप लिखें तो फिर जनरल फार्मूला क्या बनेगा? R की जगह अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला लिख देंगे और अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला आपको पता है क्या होता है? CnH2n+1। ये तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला हो गया। अब ये तो अल्काइल ग्रुप की जगह आ गया ना, इसका फंक्शनल ग्रुप यानी ये वाला ग्रुप लिखना है C डबल बॉन्ड O आगे OH, या आप CnH2n+1 और आगे फंक्शनल ग्रुप क्या लिख दें? ये वाला लिख दें COOH। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफिनीशन भी इसकी लिखनी है, जरा देखें क्या डिफिनीशन लिखेंगे इसकी। बच्चों हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which carbonyl is attached with hydroxy OH group are called कार्बोक्सिलिक एसिड। या बच्चों इनकी एक और डिफिनीशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है,
और वो डिफिनीशन फंक्शनल ग्रुप की बेस पर है। कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज कार्बोऑक्साइल, ये आप पूरा फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप कंबाइन होकर जो फंक्शनल ग्रुप जो बना रहे हैं ना, ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है या ये वाला जो ग्रुप नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप या कार्बोऑक्साइल ग्रुप। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप होता है या कार्बोऑक्साइल ग्रुप होता है। क्या कहलाते हैं? कार्बोऑक्सैलिक एसिड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have carboxyl as functional group are called carboxylic acid. अब बच्चों इनकी एग्जांपल्स हैं। देखें इसका जो फर्स्ट मेंबर है ना वो ये वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ लिखा, आगे ओ एच। इसके इस साइड पर जरा देखें ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसके इस साइड पर आर की जगह क्या लिख देते हैं? एच। अब इसका नाम क्या बनेगा? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड। भाई नाम जब लिखते हैं तो पहले स्टेम वर्ड लिखते हैं ना, और स्टेम वर्ड कार्बन की तादाद की बेस पर। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड क्या लिखेंगे? मीथ। आगे पहले अल्केन का सफिक्स मीथेन, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, तो मीथानोइक एसिड। और बेटा इसका कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए, कॉमन नेम है फार्मिक एसिड। इनको फार्मिक एसिड क्यों कहते हैं? फार्म लैटिन लैंग्वेज के अंदर ना, एफ फार्म, रेड आंट, सुर्ख रंग की जो चिमटी होती है ना, बारीक बारीक चिमटियां होती हैं, उनको कहते हैं। और ये फार्मिक एसिड सबसे पहले बेटा वो रेड आंट से एक्सट्रैक्ट किया गया था, रेड आंट से निकाला गया था, इस वजह से इसको फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। बेटा भिड़ नहीं होती, और जिसको पता नहीं धबूड़ी, या हम तो इसको धबूक भी बोलते हैं, येलो कलर की होती है, बाज औकात यहाँ आकर बंदे के गाल पर एक प्यार से देती है, वो डंग यहाँ पर मारती है, किसी भी जगह पर मार सकती है, यहाँ पर भी मारती है, सूजन सी हो जाती है, दर्द भी होता है। सूजन पता है क्यों होती है? क्योंकि उसके डंग के अंदर ना फार्मिक एसिड होता है। शहद की मक्खी हनी बीज होती है, उसके डंग में भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। अच्छा बच्चों, इसका जो सेकंड मेंबर है उसमें यहाँ पर H की जगह क्या होगा? ये वाली चीज होगी, यानी C1 हो जाएगा। H, अब यहाँ N की जगह 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3, ये अल्काइल ग्रुप लग गया। आगे फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ओ एच, या आप CH3COOH लिखते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है? एक और दो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए स्टेम वर्ड लिखेंगे ईथ, फिर अल्केन का सफिक्स ईथेन, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड। इसका बेटा कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम भी याद रखने हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद का जो मेंबर है उसमें यहाँ पर कार्बन की तादाद 2 लिख देंगे, C2 बन जाएगा। अब यहाँ पर N की जगह 2 लिखा तो यहाँ पर भी N की जगह 2 लिखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 1 5, तो क्या नाम लिखेंगे? C2H5, नाम नहीं फार्मूला। आगे ये तो अल्काइल ग्रुप बन गया, अब क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड OH, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O लिखें, या इस तरह लिखें। भाई ये या ये एक ही चीज है। अब इसका नाम क्या बनेगा? कितने कार्बन है इसमें टोटल? 3, 1 2 और 3, इधर भी देख लें, 2 और 1 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड क्या बनेगा? प्रोप, आगे अल्केन का सफिक्स एन, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड। यहाँ बेटा इसका जो कॉमन नेम है ना वो है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अब बच्चों हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप्स पढ़नी है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एलिफेटिक जो होते हैं ना, एलिफेटिक या एरोमेटिक, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बाकी कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन आपकी बुक में बाकी कंपाउंड के लिए इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया था बाकी चैप्टर्स में, तो मैंने भी आपको नहीं समझाया। बेटा एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? आपकी बुक के लिहाज से या 9th 10th के लिहाज से आप बस इतना समझ लें, आपको पता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरा अल्काइल ग्रुप। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप है। अगर ये अल्काइल ग्रुप कार्बन की एक स्ट्रेट चेन से बना हो, यानी उसके अंदर कार्बन
कार्बन का रिंग ना हो तो वो वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे? वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ना, कार्बोक्साइल, वो ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। ये सारे ओपन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जरा देखें क्या लिखेंगे? कार्बोक्साइल ग्रुप is attached with an open chain of carbon एटम्स। आपकी बुक में इसके आगे एक और लफ्ज भी लिखा हुआ है, ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो जाहिर सी बात है भाई, फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ लगा होगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप किस शक्ल में होगा? कार्बन की ओपन चेन की शक्ल में होगा। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स यहां पर लिख लेते हैं। ये सारी एग्जांपल जो है ना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की हैं। अब मैं यहां पर एक और बना रहा हूं, CH3 CH2 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 C और डबल बॉन्ड OH। देखें ये है कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप। अब ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है और इस अल्काइल ग्रुप की खूबी देखें तो ये कार्बन के ओपन चेन से बना हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि ये कार्बन मिलते मिलते दोबारा इस कार्बन के साथ मिल जाए, क्लोज चेन बन जाए, रिंग बन जाए। तो इसमें रिंग नहीं है। अब इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए पहले स्टेम वर्ड लिखेंगे। क्या स्टेम वर्ड होगा? पेंट। और फिर अल्केन का सफिक्स एन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना सफिक्स लिखेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? याद रखें, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक नहीं होते, बाकी कंपाउंड्स भी एरोमेटिक हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? बेटा वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड समझने के लिए पूरे कुछ रूल्स हैं, लेकिन सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वो कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, तो वो वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब बेंजीन रिंग कौन सा होता है? जरा देखें, ये वाला जो रिंग है ना बेटा, 6 कार्बन का रिंग होता है। अब यहां देखें कार्बन कार्बन में बॉन्ड होगा ना, तभी कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होंगे, तो ये रिंग बन गया है। इसे ओपन चेन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर एक जगह पर बॉन्ड नहीं होगा तो फिर ये ओपन चेन कहलाएगा, भले मुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर यहां पर ये बॉन्ड नहीं है ना तो ये फिर रिंग नहीं है, ये क्लोज्ड कंपाउंड नहीं है, क्लोज्ड रिंग नहीं है, इसे साइक्लिक नहीं कहेंगे। अब जब यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा, इसे रिंग कंपाउंड भी कहेंगे, इसे क्लोज्ड कंपाउंड भी कहेंगे, इसे साइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे। तो अब इसमें 6 कार्बन है। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पहली शर्त क्या है? 6 कार्बन का रिंग होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो कार्बन कार्बन के एटम है ना, इनमें एक जगह पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड। अब जिन कंपाउंड में कम से कम एक इस तरह का रिंग होगा ना, वो वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। अब यहाँ पर डबल है, यहाँ सिंगल है ना, तो ये वाला डबल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, ये वाला डबल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये वाला डबल यहाँ शिफ्ट होगा, ये सिंगल हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बन गया बेटा बेंजीन रिंग। ये बात तो आपको पता है ना कि हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये वाला कार्बन देखें 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन देखें ना 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 ये वाले और 1 ये वाले। ये कार्बन भी देखें 3, 1 ये और 2 ये। सब कार्बन को देख लें, इस वक्त 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो सब ने एक एक बॉन्ड और बनाना है। तो बच्चों अगर इनके साथ हम लोग ये यहां पर लगा देते हैं ना, अब यहां पर मैंने H लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया और यहाँ पर H लगा दिया, ये अब बेंजीन बन गया है। बेंजीन सिर्फ रिंग का नाम नहीं है, बेंजीन पूरे कंपाउंड का नाम है। अब ये बेंजीन बन गया है। अब बच्चों इस बेंजीन में से किसी एक जगह से हाइड्रोजन हट जाए ना, किसी एक जगह से हाइड्रोजन हट जाए, यानी कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाए, जैसे यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया, तो अब ये वाला जो रिंग है ना, ये कहलाता है फिनाइल। ये वाला फिनाइल ग्रुप कहलाता है। बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए और वहां पर कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाए, अब इसे हम लोग पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, बल्कि इसे कंपाउंड का एक पार्ट कहेंगे और इसे कहेंगे कौन सा? फिनाइल ग्रुप। तो इसे हम लोग कहते हैं फिनाइल। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें, ये एक और मैं बेंजीन रिंग बना रहा हूं आपके सामने। अब आपको पता है यहां पर भी कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री है। अच्छा, यहां पर कौन सी चीज लग जाएगी? H। अब ये बेंजीन बन गया। बच्चों अगर एक जगह से ये बॉन्ड फ्री हो जाए, मैं यहां से कर रहा हूं हाइड्रोजन हटा रहा हूं, आप किसी और जगह से भी हटा सकते हैं। अब ये फिनाइल बन गया, ये भी फिनाइल है। लेकिन अगर यहां से H हटाकर इसकी जगह पर कोई और चीज लगा देंगे, कम से कम एक जगह पर, तो फिर इसे एराइल कहेंगे। जैसे अब मैंने यहां पर OH लगा दिया,
तो अब ये वाली चीज क्या कहलाएगी, एराइल कहलाएगी। तो अब बच्चों जरा देखें, अगर ये फिनाइल या एराइल, इनमें यहाँ पर ये जो कार्बन का बॉन्ड फ्री है ना, यहाँ पर अगर ये वाला ग्रुप लग जाए ना, कार्बोक्साइल ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, जरा देखें मैं यहाँ पर ये लगा रहा हूँ C डबल बॉन्ड O आगे OH, फिनाइल के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, यहां पर एराइल के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए, तो ये वाले जो कंपाउंड बने ना, ये वाले कंपाउंड कहलाते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद फिनाइल और एराइल ग्रुप। अब बच्चों इस कंपाउंड का नाम आपको पता नहीं चाहिए, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, यहां नीचे शायद नजर नहीं आएगा। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजीन थी, बेंजीन का एक जगह से हाइड्रोजन हट गया और वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लग गया। तो अब एसिड और बेंजीन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बेंजोइक एसिड। सबलाइम है, क्या मतलब है, इसको रख देंगे ना तो ये गैस में कन्वर्ट होता रहेगा। सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है हम लोग कहते हैं ये सबलाइम कंपाउंड है। तो बेंजोइक एसिड भी सबलाइम कंपाउंड की एक एग्जांपल है। कहीं पर अगर आप लोगों ने सब्लिमेशन की एग्जांपल देनी हो तो आप लोग बेंजोइक एसिड की एग्जांपल दे सकते हैं। बेटा इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। बेटा अब हम लोगों ने स्टडी करना है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपकी बुक में हेडिंग डली हुई है प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या मतलब, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें जस्ट 2 कार्बन होते हैं, यानी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड, खास कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया गया है, उसकी प्रिपरेशन की हेडिंग डली हुई है। लेकिन बेटा नीचे जब उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, तो कहीं पर सिर्फ इथेनोइक एसिड की प्रिपरेशन लिखते हैं, कहीं पर जनरल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पर दोनों हेडिंग डाल दी है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को ना 2 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, दूसरी जो प्रिपरेशन है वो भी ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हुए करवा रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना खास किस्म के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों जरा देखें, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो या इथेनोइक एसिड बनाना हो तो आप लोग किसी भी अल्कोहल से बना सकते हैं। यानी अगर इथेनोइक एसिड बनाना हो तो इथेनॉल से बनाएंगे, अगर मिथेनोइक एसिड बनाना हो तो मिथेनॉल से बनाएंगे, प्रोपेनोइक एसिड बनाना हो तो प्रोपेनॉल से बनाएंगे। आई थिंक की बात समझ में आ चुकी। मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ, ये आप लोगों ने समझ लेनी है कि अगर आप लोग हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये यहाँ पर लिख लें आप लोग, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए मैं सिर्फ OX लिख रहा हूं, तो अल्कोहल बनेंगे, अल्कोहल। और अल्कोहल जो होते हैं ना बेटा, वो यहां पर मैं मेंशन करूंगा 2 किस्म के अल्कोहल होंगे। वैसे तो अल्कोहल 3 किस्म के होते हैं, लेकिन यहां पर मैं 2 किस्म के लिख रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल और दूसरे कौन से होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। हाइड्रोकार्बन की जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्कोहल बनेंगे, या तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा या फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, अगर कार्बन नंबर 1 के साथ OH लगाओ ना, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। अगर अल्काइल ग्रुप के कार्बन नंबर 1 के साथ OH लगाओ ना, तो वो वाला अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। लेकिन अगर कार्बन नंबर 2 के साथ या कार्बन नंबर 3 के साथ, यानी कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी और कार्बन के साथ अगर OH लगाओ तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। अच्छा बच्चों, अल्कोहल की जब आप लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना तो कीटोन्स बनेंगे, कीटोन्स। अब अगर आप अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं या कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएं, अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं या कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएं, तो फिर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और बच्चों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाई जाए ना, ऑक्सीडेशन करवाई जाए, तो फिर कौन सी चीज बनती है, फिर बनती है वाटर और
कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिडक्शन का अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाएंगे तो अल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो उसकी रिडक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। देखिए ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपोजिट है, ऑक्सीडेशन इस तरफ को चल रही है तो रिडक्शन इस साइड पर चलेगी। तो बच्चों बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों ने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी है, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, अल्डिहाइड। अगर ना बताया हो प्राइमरी या सेकेंडरी है और आप लोगों के लेवल पर है ही प्राइमरी अल्कोहल, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनेगा, फिर अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होगा। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना होगा, अल्डिहाइड में, फिर अल्डिहाइड को किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है कि पहले आपने क्या करना है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट करना है, अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड। और पता है अल्डिहाइड फिर किस में कन्वर्ट होगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में, सेकंड स्टेप में। अब बेटा ऑक्सीडेशन ऐसे ही नहीं हो जाएगी खुद ब खुद कि जनाब यहां पर आप लोगों ने अल्कोहल रखा और आपने उस पर फूंक मारी और वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, फिर फूंक मारी और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ऑक्सीडेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना होगा। और यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, या तो KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट, इसे कहते हैं KMnO4, या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये दो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, स्ट्रांग में लिख रहा हूं, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये दो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मीडियम यानी इनमें थोड़ा सा एसिड भी मिलाना होगा। और कौन सा मीडियम, H2SO4, इन एसिडिक मीडियम। और एसिड कौन सा इस्तेमाल करना होगा, H2SO4। अब बच्चों ये रिएक्शन होता कैसे है बेटा, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ये वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनको जब आप ऐसे पानी में डालते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा H2SO4 हो, तो ये क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन लूज करते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन देते, अटामिक ऑक्सीजन देते हैं। वो अटामिक ऑक्सीजन क्या काम करती है, अल्कोहल से दो हाइड्रोजन के एटम रिमूव करवा देती है, अल्कोहल से दो हाइड्रोजन के एटम ले लेती है। अब एक ऑक्सीजन का एटम जब दो हाइड्रोजन के एटम अल्कोहल से लेगा तो वो ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम लेकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा अल्कोहल जब दो हाइड्रोजन के एटम लूज करेगा ना तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखें ना, ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है। ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन क्या है भाई, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और भी डिफिनीशन है। तो ये हाइड्रोजन लॉस करवा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन के बाद ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा कि एक और नेसेंट ऑक्सीजन जो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा, अल्डिहाइड उस ऑक्सीजन को गेन करेगा और गेन करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कौन सी चीज बनेगी जरा देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और बेटा नेसेंट ऑक्सीजन जब भी लिखेंगे ना, ऑक्सीजन के गिर्द ये ब्रैकेट लगाया करेंगे। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करेगा, रिमूव 2H एटम, हाइड्रोजन के दो एटम, फ्रॉम अल्कोहल, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, टू प्रोड्यूस वाटर। नेसेंट ऑक्सीजन ना दो हाइड्रोजन के एटम रिमूव करवाएगा, आपने साथ अटैच करवाएगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम वाटर बना देंगे एंड अल्डिहाइड। अच्छा अगले सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो अल्डिहाइड बना है ना, अल्डिहाइड गेन्स करता है ऑक्सीजन एटम को एंड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये लिख लेना, ये आगे कहीं काम आएगी आप लोगों के, जहां भी ऑक्सीडेशन करवानी होगी तो आपको अगर ये बात याद होगी तो आप आराम से ऑक्सीडेशन करवा सकेंगे। अच्छा अब बच्चों बात ये है कि मैं इसको मिटाकर जनरल इक्वेशन पहले लिखता हूँ, फिर एक एग्जांपल लिख देता हूँ इसी की। अब भाई अल्कोहल लेना है ना, अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर, आगे CH ये CH2 है ना, ये पीछे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल क्या काम करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन लेगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, KMnO4 प्लस H2
SO4 या K2Cr2O7 और H2SO4, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है रिमूव 2H फ्रॉम अल्कोहल, तो कौन से 2H अल्कोहल से रिमूव करवाएगा बेटा, जरा देखें ये वाले 2H, H H और O, बताओ क्या बनेगा, H2O, वाटर बन गया। और क्या बनेगा, RCC के साथ एक तरफ को तो H लगा होगा। अब देखें कार्बन का बॉन्ड टूट गया है, कौन सा, जो हाइड्रोजन के साथ था। ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट गया है जो इस हाइड्रोजन के साथ था। जरा देखें ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा RCH आगे O। आप जरा देखें ना इस कार्बन को, ये कार्बन इस वक्त 3 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन को कुल बॉन्ड बनाने कितने होते हैं, 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन अभी एक और बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अभी 1 बना रहा है, तो ऑक्सीजन ने भी एक और बॉन्ड बनाना है, तो क्या काम करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक और बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड O ऊपर लिख दें और हाइड्रोजन उधर लिख दें, तो बात तो एक ही है, ये एल्डिहाइड बन गया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जरा देखें, R C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड है। अब ये ऑक्सीजन का एटम, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो KMnO4 ने प्रोवाइड की थी ना, बच्चों यहां पर KMnO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है और H2SO4 एज अ मीडियम इस्तेमाल हो रहा है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है कौन से मीडियम में होती है। बेटा पेपर में यहाँ पर आ जाता है ना कि KMnO4, ये इक्वेशन लिखी होती है, इक्वेशन में एरो के ऊपर या नीचे लिखा होता है KMnO4 और पूछा जाता है यहाँ KMnO4 क्या काम कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि भाई एरो के ऊपर और नीचे तो कंडीशन और कैटलिस्ट होते हैं, तो ये कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। अब क्या होगा कि बेटा ये जो अल्डिहाइड है ना, ये ऑक्सीजन का एटम गेन करेगा, तो ऑक्सीजन का एटम यहाँ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा जरा देखें, R C डबल बॉन्ड O आगे O, कार्बन, कार्बन के साथ O और O के साथ कौन सी चीज, H, तो इस तरह मैंने लिख दिया। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। तो अब जरा देखें ना, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। अब बच्चों ये तो जनरल इक्वेशन थी ना, जनरल इक्वेशन में यहाँ पर हम लोगों ने वो कार्बन की तादाद फिक्स नहीं की थी, सिर्फ R लिख दिया था। अब हम लोगों ने स्पेसिफिक इक्वेशन लिखनी है, इथेनॉल लिखेंगे और इथेनोइक एसिड उससे बनाएंगे। तो यहां पर इसकी एग्जांपल्स लिख देते हैं, एग्जांपल्स की हेडिंग डालकर। अल्कोहल कौन सा लेना, अब जनरल फार्मूला नहीं लिखना, अल्कोहल क्या लिखेंगे, CH3 CH2OH, या आप इस तरह लिख दें CH3 C ऊपर नीचे H लिख दें। मैं यहां पर वैसे ही लिख देता हूं, जरा देखें। अब बच्चों ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, KMnO4 से, और मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके लिए थोड़ा सा डालेंगे। अब क्या होगा कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन का एटम है ना, ये यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3 सी के एक साइड पर H है, सी के इस साइड पर H, ऊपर की बजाय मैंने इधर लगा दिया, और एक बॉन्ड ये वाला किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ। बेटा देखें कार्बन का हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का भी इस हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड टूट गया। अब देखें ये कार्बन इस वक्त 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं, और ऑक्सीजन इस वक्त एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। आपको पता है ऑक्सीजन टोटल 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस ऑक्सीजन ने भी एक और बॉन्ड बनाना है ताकि इसके 2 बॉन्ड पूरे हो जाएं। तो कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन ने भी, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना देंगे, ये अल्डिहाइड बन गया। अब ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल का नाम क्या लिखेंगे, जरा देखें। इस अल्कोहल में 2 कार्बन के एटम है ना, 2 कार्बन के एटम के लिए लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होता है, ईथ, स्टेम वर्ड, और फिर अल्केन का सफिक्स, फिर अल्कोहल का सफिक्स OL, इथेनॉल बन गया। बेटा अब ये अल्डिहाइड है, नाम कैसे लिखेंगे, पहले स्टेम वर्ड लिखेंगे, स्टेम वर्ड कार्बन की तादाद की बेस पर, 2 कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड होता है ईथ, और आगे एन लिखेंगे, फिर अल्डिहाइड का सफिक्स लिखेंगे और अल्डिहाइड का सफिक्स होता है AL, इथेनॉल बन जाएगा। बेटा कार्बोनाइल होता है C डबल बॉन्ड O, उसके अगर एक साइड पर H आ जाए तो वो क्या बन जाता है, अल्डिहाइड। अब बच्चों इस अल्डिहाइड के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, क्या बनेगा जरा देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O आगे H प्लस, ये फिर नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 के चंद ड्रॉप डाल देंगे। अब क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन इधर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा जरा देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O आगे C, आगे ये O आएगा, O के साथ H आएगा,
ओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है ना, कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोक्साइल बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या लिखेंगे? एक और दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए ईथ, आगे अल्केन का सफिक्स इथेन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड बन गया बेटा। इसकी सेकंड प्रिपरेशन है बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। हो सकता है इस तरह भी आ जाए, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, या हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों इथाइल अल्कोहल ही इस्तेमाल होता है, यानी यही कंपाउंड इस्तेमाल होता है CH3 CH2OH। ये इथाइल अल्कोहल है, दो कार्बन वाला अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल है। इसकी ऑक्सीडेशन होती है लेकिन हवा की मौजूदगी में, हवा वाली ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। हवा की मौजूदगी में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं एरोबिक एनवायरनमेंट। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है, जरा देखें कंडीशंस क्या होती हैं। एरोबिक एनवायरनमेंट, एरोबिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन का मौजूद होना। एक और होता है एन एरोबिक। एन एरोबिक ना दो तरीकों से लिखते हैं, एन एरोबिक और एक ये होता है एरोबिक, मिलाकर लिख दिया। इस एन एरोबिक का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, और इस एन एरोबिक या सिर्फ एरोबिक का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन मौजूद है। तो मैंने सिर्फ एरोबिक लिखा, आपकी बुक में एन लिखकर फिर आगे स्पेस है और स्पेस के बाद एरोबिक है। क्या मतलब? ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होगी। यहाँ पर खास किस्म के एंजाइम इस्तेमाल होते हैं कैटलिस्ट के तौर पर। एंजाइम जो होते हैं क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट का। और ये एंजाइम कहाँ से आते हैं? खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया कहते हैं, जिन्हें कहते हैं एसिटोबैक्टर। आपकी बुक में लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर, एसिटो क्या मतलब? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले, विनेगर प्रोड्यूस करने वाले। तो बच्चों यहां पर जरा देखें क्या चीज बन जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड, और साथ कौन सी चीज बन जाएगी? H2O बन जाएगा। वही स्टेप होगा, दो ऑक्सीजन के एटम है ना, एक ऑक्सीजन का एटम पहले दो हाइड्रोजन के एटम निकालेगा, जैसे यहाँ से ये दो हाइड्रोजन के एटम निकले हैं, इथेनॉल बना, फिर फौरन ही एक और ऑक्सीजन का एटम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल में ऐड होकर क्या बना देगा? इथेनोइक एसिड बना देगा। सारा रिएक्शन उसी तरीके से होगा, सिर्फ यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, हवा वाली ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर खास किस्म के बैक्टीरिया जिन्हें क्या कहते हैं? एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, वो वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। ये वाले बैक्टीरिया खास किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंजाइम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं इस रिएक्शन के अंदर। बच्चों अगर इन दो मेथड के दरमियान डिफरेंस आ जाए या इन दो मेथड के दरमियान कंपैरिजन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, कंपेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड बाय बैक्टीरिया, तो क्या इनके दरमियान डिफरेंस आप लोग लिखेंगे? भाई कुछ डिफरेंस तो आपको सामने नजर आ रहे हैं ना। इस ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? KMnO4 और K2Cr2O7। लेकिन आप देख लें इसके लिए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं बेटा, इसके लिए सर्टेन बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, और उन बैक्टीरिया का खास नाम है एसिटोबैक्टर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती। बच्चों ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये फास्ट प्रोसेस है। अगर एडवांटेज लिखना आ जाए तो ये कौन सा प्रोसेस है? फास्ट। भाई केमिकल की मदद से जो काम होगा ना, या मशीन की मदद से जो काम होगा ना, वो अक्सर फास्ट होता है। लेकिन जो काम ऑर्गेनिज्म करते हैं ना, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, तो काम स्लो होता है। ये तो भाई KMnO4 या K2Cr2O7 जैसे आप पानी में डालेंगे, जिस पानी के अंदर थोड़ा सा H2SO4 होगा, फौरन ही जाते ही सेकंड के भी बहुत थोड़े से टाइम के अंदर ये एटॉमिक ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, फौरन इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके अल्डिहाइड बनाएगी, और फिर वही नेसेंट ऑक्सीजन के जो और एटम होंगे वो फौरन अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। लेकिन बेटा ये स्लो प्रोसेस है। आप अल्कोहल के अंदर पहले तो ये बैक्टीरिया डालेंगे, फिर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद वो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, वो एंजाइम फिर कैटलिस्ट का काम करेगा,
तब जाकर ये रिएक्शन होगा। और बेटा ये जो बैक्टीरिया है ना एसिटोबैक्टर, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं ना, गुड और बैड। तो अच्छे वाले बैक्टीरिया का मसला ये होता है कि उनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी ग्रोथ बड़ी रैपिड होती है, वो बड़ी तेज से ग्रो करते हैं। अच्छा बेटा ये फास्ट प्रोसेस हो गया, ये स्लो प्रोसेस हो गया। अब ये प्रोसेस तो स्लो है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। एक तो ये इको फ्रेंडली, इको कहते हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। इसमें देखे ना कोई और हम केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सिरका में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर जो कि अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अगर एनवायरमेंट में जा भी रहे हैं तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, इको फ्रेंडली है। लेकिन ये इको फ्रेंडली नहीं है। इसमें बेटा ये जो KMnO4 है ना, या K2Cr2O7 है, ये इस्तेमाल होता है। और जब ये इस्तेमाल होता है ना बेटा, तो ये जो क्रोमियम आयन है या ये जो मैंगनीज आयन होते हैं ना, ये बहुत जहरीले होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। खासतौर पर ये क्रोमियम आयन जो है ना बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जहरीला होता है। तो एनवायरमेंट में जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें होती हैं वो एनवायरमेंट में जा रही होती है ना, तो ये क्या करता है, एनवायरमेंट को खराब कर रहा होता है, नुकसान कर रहा होता है। अच्छा उसके अलावा बेटा ये जो है ना रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स क्या मतलब है, अल्कोहल, अल्कोहल तो हम लोग ग्लूकोज से बना लेते हैं, और ग्लूकोज आपको पता है प्लांट से हासिल होता है। प्लांट से जो चीज हासिल होती है, प्लांट क्या है, रिन्यूएबल है ना। क्या मतलब, नए नए बनते जा रहे होते हैं। जो चीज इस्तेमाल के साथ साथ नई भी बन रही हो, नई भी पैदा हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल। पौधे देखें, पहले वाले पौधे कट रहे होते हैं, साथ नए वाले पौधे और पैदा हो रहे होते हैं, दरख्त वगैरह, पौधे, फसलें वगैरह। और इसके अलावा बेटा इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, जिन्हें एसिटोबैक्टर कहते हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बैक्टीरिया अगर बीच में मर भी रहे हैं, इस्तेमाल भी हो रहे हैं, तो साथ साथ और बैक्टीरिया प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। लेकिन बेटा ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। क्या मतलब, इसके अंदर ये जो दो केमिकल है ना जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दोबारा ये बन नहीं रहे, खुद ब खुद ये नहीं बन रहे होते, किसी चीज से पैदा नहीं हो रहे हो, कोई और चीज खर्च करके इनको बना रहे हो। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। तो रिएक्शन जनाब सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पर होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो ये वाला है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप, और उसके साथ ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों कंबाइन होकर ये जो एक पूरा फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं ना, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्साइल ग्रुप। बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की केमिस्ट्री है या कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिस्ट्री है, वो दो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड कर रही होती है, दो फंक्शनल ग्रुप के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड कर रही होती है, एक ये कार्बोनाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ना तीन किस्म की रिएक्शन देता है। कौन कौन से वो तीन किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक ये वाला रिएक्शन जिसमें सिर्फ ये H इस्तेमाल होता है। आपको पता है ना एसिड का रिएक्शन क्या होता है, एसिड H प्लस आयन देता है। तो जनाब इसके अंदर ये वाला H प्लस आयन, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा और उस अल्काइल ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे H होंगे, लेकिन वो वाले H एसिड वाले H नहीं होंगे। एसिड वाला H सिर्फ ये एक H होता है। तो बच्चों एक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये H इस्तेमाल हो रहा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप का सिर्फ H इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये इसके एसिडिक रिएक्शन कहलाते हैं। और आपको पता है एसिड के जो रिएक्शन होते हैं उनके रिजल्ट के तौर पर क्या बनता है, साल्ट। अच्छा दूसरा वो वाला जिसमें ये पूरे का पूरा OH इस्तेमाल हो रहा है, यानी OH को कोई और चीज हटा देती है, OH की जगह पर आ जाती है। और तीसरा वो जिसमें पूरे का पूरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस्तेमाल हो रहा होता है। अब यहाँ पर लिस्ट तो हम तीनों की लिखेंगे, आपकी बुक में भी ये तीनों लिखी हुई है, लेकिन रिएक्शन जो आपने यहाँ पर करने हैं ना, जिनकी इक्वेशन लिखनी है पूरे के पूरे समझे, वो सिर्फ दो वाले रिएक्शन है, एक जिसमें ये H इस्तेमाल हो रहा है और एक जिसमें पूरे का पूरा OH इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरे के पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले रिएक्शन 10 क्लास के कोर्स में नहीं है, वैसे है लेकिन 10 क्लास के कोर्स में नहीं है। तो जनाब ये तीन किस्म की रिएक्शन देता है, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से वो तीन टाइप्स है, एसिडिक रिएक्शन, एसिडिक रिएक्शंस कौन से हैं, H ऑफ, ये जो H एटम है ना ऑफ कार्बोक्सिलिक is involved in these reactions, और इन रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर बनता क्या है, साल्ट। तो आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन। दूसरा कौन सा है, OH रिप्लेस हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप का, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप is replaced by another group। और बच्चों इसके रिजल्ट के तौर पर ना ईस्टर बनता है। तो ईस्टर बनने वाला जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ईस्ट्रिफिकेशन,
एस्टरीफिकेशन, तो ये एस्टरीफिकेशन वाला प्रोसेस है। और तीसरा जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप एज अ होल टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, पूरे का पूरा रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एज अ होल क्या मतलब है? पूरे का पूरा, मुकम्मल तौर पर। अब बच्चों हम लोगों ने इसका पहला रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शंस इन विच H एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इन्वॉल्व। बच्चों इसमें पहला रिएक्शन जो गिवन है ना, उसकी हेडिंग नहीं डली हुई आपकी बुक में, लेकिन वो है हाइड्रोलाइसिस, यानी डिसोसिएशन इन वाटर। एसिड जब भी पानी में जाता है तो H प्लस आयन और एक नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है, कोई भी एसिड हो। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उन्हें मिनरल एसिड भी कहते हैं। याद रखना एक बात, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो बहुत तेजी से, बहुत आसानी से H प्लस आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करते हैं। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, ये उनके मुकाबले में वीक एसिड होते हैं। पहला जो इसका रिएक्शन है ना, डिसोसिएशन इन वाटर। बच्चों अब जरा देखें, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, R C डबल बॉन्ड O H। इससे पहले हमने ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड शो नहीं किया। बॉन्ड शो न करने का मतलब ये नहीं होता कि बॉन्ड है ही नहीं, भाई बॉन्ड होता है, यहाँ पर हम लोगों ने शो किया है। अब जब हम इसको पानी में डालते हैं ना, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, वाटर में डालते हैं डिसोल्व करने के लिए, तो क्या होता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन किस चीज के होंगे, एक ऑक्सीजन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ये किस तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये एरो यहाँ पर लगा देना, आपकी बुक में यहाँ पर सिर्फ लाइन बनी हुई है और लाइन के ऊपर एरो लगाया गया है। तो बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो पता है ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएंगे, एक, दो नहीं, इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना जाती है ना, ये तो पहले से ही ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अब इस पर आया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है। तो जरा देखें, ये वाली चीज आपके पास बन जाएगी R C डबल बॉन्ड O, आगे O और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस H प्लस आयन बन जाएगा। बेटा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। पानी में क्या अपने आयन में डिसोसिएट हो गया। ये तो हो गया ना हाइड्रोजन आयन, जब प्रोटॉन या H प्लस आयन, और इसको क्या कहेंगे, ये कहलाता है कार्बो ऑक्सिलेट आयन, कार्बो ऑक्सिलेट आयन, और ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। कोई भी एसिड जब पानी में जाता है तो एक नेगेटिव आयन बनाता है, जैसे इसने ये वाला नेगेटिव आयन बनाया, और दूसरा प्रोटॉन H प्लस आयन। अब बच्चों इसकी एक एग्जांपल है, जरा देखें, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं एसिटिक एसिड CH3, आगे C डबल बॉन्ड O, आगे OH लिख दिया। अब बच्चों ये जब पानी में जाएगा ना, तो क्या करेगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, इस लाइन का मतलब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, और एक कोवलेंट बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, उन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का है। ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाए। बच्चों क्या चीज बनेगा, जरा देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O लिखें या आगे C डबल O लिख दें, मैं चले यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इस चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ये ऊपर डबल बॉन्ड बना रहा था, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस क्या बनेगा, H प्लस आयन। बच्चों ये है इथेनोइक एसिड, या इसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है और इसका साइंटिफिक क्या नाम है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्यों करें, क्योंकि इसमें दो कार्बन है ना, दो कार्बन के लिए स्टेम वर्ड होता है ईथ, और आगे एन लगाएंगे, अल्केन का सफिक्स इथेन बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से ये जो बना है ना कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलेट तो सबके लिए कहेंगे ना, जब यहाँ पर हमें नहीं पता होगा कि अल्काइल कौन सा है, लेकिन यहाँ पर तो एक कार्बन वाला अल्काइल है। अगर देखिए इसमें कुल कितने कार्बन है, दो हैं, एक और दो, दो कार्बन है, तो इसका नाम होगा ईथ, आगे एन लिखेंगे और लिखेंगे O8 आयन, इथेनोएट आयन, या इसी आयन का नाम है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। अच्छा बच्चों, एसिड के और कौन से रिएक्शन होते हैं, एसिड पानी में जाता है डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है अपने आयन के अंदर, उसके अलावा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना देता है, एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, और एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन आपके कोर्स में इन एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन गिवन
नहीं है, और उसकी एक वजह भी है, वो वजह भी आपको बताऊंगा। अच्छा, अब बच्चों बात ये है ना, जरा देखिए ऊपर वर्ड भी थोड़ा सा लिखना होगा ना, यहाँ पर कुछ वर्डिंग भी लिखनी होगी। क्या लिखेंगे? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिसोल्व्ड इन वाटर दे आर डिसोसिएटेड इनटू H+ आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन, फिर नीचे ये लिख देंगे। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद है आगे सेकंड जो रिएक्शन है इसका, वो है रिएक्शन विद बेस। बेटा ये जो है ना वीक एसिड है, तो वीक एसिड ना वीक बेस के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो मैंने कहा ना मेटल ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। वजह क्या है कि मेटल ऑक्साइड खुद बेस है लेकिन वीक बेस है। वीक एसिड भी हो, वीक बेस भी हो, तो वो अक्सर रिएक्ट नहीं करते। अब ये स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करता है, और स्ट्रांग बेस कौन सी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये स्ट्रांग बेस है, इनके साथ रिएक्शन आ सकता है। अब जरा देखिए, मैं यहां पर एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं। जनरल इक्वेशन में यहां पर मैं लिखूंगा R, फिर क्या लिखूंगा? C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बच्चों क्या बनेगा जरा देखें, ये वाले ना इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये H+ इसके OH नेगेटिव, OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, Na पर प्लस होता है, तो ये H+ बनेगा ना, ये वाला H+, ये H+ OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? वाटर बना देगा, H2O प्लस। अब जरा देखें ये क्या चीज बन जाएगी, ये चीज बनेगी R C डबल बॉन्ड O इस पर माइनस चार्ज है, -1 चार्ज, ये माइनस वाला है तो इसके साथ ये पॉजिटिव चीज लग जाएगी Na+। बीच में लाइन नहीं डालनी, लाइन वहां डालते हैं जहां पर कोवलेंट बॉन्ड को शो करना होता है। ये दो अपोजिट आयन है, ये नेगेटिव है पूरे का पूरा और ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड को छोटी सी लाइन से शो नहीं करते। अच्छा बच्चों, अगर कोई पूछे ना कि ये नेगेटिव आयन कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चे कह देते हैं ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है। नहीं, ये पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा क्या है? नेगेटिव आयन है। कौन सा नेगेटिव आयन है? इसका क्या नाम है? कार्बोक्सिलेट आयन। तो बेटा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, उसके साथ यहां पर पॉजिटिव लग जाएगा। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। यहां पर तो ये जनरल इक्वेशन लिखी है ना R, तो यहां पर जरा देखिए मैं H लिख देता हूं, H C डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड बन गया, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। बच्चों ये अब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ करवाऊं, मैं KOH के साथ करवा देता हूं। चलिए NaOH के साथ करवा देता हूं, फिर KOH के साथ एक और कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब किस तरीके से रिएक्शन होगा? यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये वाला जो H+ है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, तो H+ है ये OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चों? वाटर, H2O बनेगा। साथ और कौन सी चीज बनेगी? C डबल बॉन्ड O, आगे O नेगेटिव। बच्चों जरा देखें, अब इसका नाम कार्बोक्सिलेट आयन नहीं होगा, ये है तो कार्बोक्सिलेट आयन, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम एक कार्बन वाला कौन होगा? मिथानोइक एसिड से बन रहा है तो मिथानोएट आयन, मिथानोइक एसिड से मिथानोएट आयन, या इसको फॉर्मेट आयन भी कहेंगे, फॉर्मेट आयन। और इसके साथ ये नेगेटिव है, इसके साथ ये पॉजिटिव Na लग जाएगा, Na+। ऊपर भले आप प्लस माइनस न लिखें, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे जब कंबाइन होंगे तो। अब इसका नाम क्या होगा? पहले सोडियम लिखेंगे, सोडियम। अब एक कार्बन है तो मीथ, आगे N लिखेंगे, आगे O8, सोडियम मिथानोएट, या सोडियम फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आयन बना था, सोडियम और ये फॉर्मेट आयन बना था। अब बच्चों इथेनोएट के साथ तो रिएक्शन, चलो इथेनोएट के साथ ही करवा लेते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे OH। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 C डबल OH, C डबल OH, ये बॉन्ड भी ना बनाए तभी कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसका KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो कैसे रिएक्शन होगा जरा देखें। ये वाला H+ बनेगा ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे ना, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये H+ इस नेगेटिव OH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? H2O प्लस। जरा देखिए यहां पर मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड शो किया था, यहां पर मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड शो नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड है ही नहीं, भाई बॉन्ड है। और बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा? यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब बच्चों ये जो चीज बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे O, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ ये पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो इसके साथ K+ अटैच हो जाएगा। तो अब नाम क्या लिखेंगे? ये है पोटाशियम, तो पहले लिखेंगे पोटाशियम। अच्छा, अब बच्चों दो कार्बन है तो इथेन और O8,
या पोटाशियम एसीटेट भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से लिखेंगे तो फिर क्या रिएक्शन होगा? वही रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ये H प्लस देगा और ये OH नेगेटिव देगा। यही रिएक्शन सारे हम यहाँ पर करते आ रहे हैं। H प्लस OH नेगेटिव क्या बना देंगे? H2O। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा? CH3 फिर C और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। भाई ये और ये एक ही चीज है। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ना फिर परेशानी हो जाती है, या सर ने इस तरह लिखकर समझाया है, बुक में इस तरह लिखा हुआ है, तो ये परेशानी दूर करने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इसके साथ ये वाला के पॉजिटिव है ना, तो इसके साथ के अटैच हो जाएगा। तो नाम क्या होगा? पोटाशियम इथेनोएट। 2 कार्बन है ना, तो यही पोटाशियम इथेनोएट, या इसको पोटाशियम क्या कहेंगे? एसीटेट। पोटाशियम एसीटेट भी कहेंगे। बच्चों इसका जो तीसरा रिएक्शन है ना, वो है विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, बाइकार्बोनेट्स को ना हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कार्बोनेट वो चीजें होती हैं जिनके आखिर में CO3 होता है। असल में ये कार्बोनेट आयन होता है, CO3 पर -2 चार्ज होता है। तो अगर यहाँ पर Na लिखेंगे तो Na पर +1 होता है, तो Na का +1 इसके साथ और इसका जो 2 है वो इसके साथ, तो ये Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। K2CO3 हो सकता है। इसी तरीके से बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 और इस पर -1 चार्ज होता है। अगर इससे पहले Na लग जाएगा, NaHCO3, ये 1 जहाँ से हट जाएगा ना, ये जो 1 है Na के साथ यहाँ 1 आएगा, Na का +1 चार्ज यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बच्चों याद रखें, जिस चीज में भी होगी ना CO3, जिस चीज में भी CO3 होगी, उसको हीट करें या उसके ऊपर एसिड डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलेगी। और जिस चीज में भी CO3 यानी कार्बोनेट आयन होगा, उसके ऊपर अगर एसिड डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी, लेकिन किस तरीके से? छोटे छोटे बबल की शक्ल में। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या किसी भी गैस का छोटे छोटे बबल की शक्ल में बाहर निकलना एफरवेसेंस कहलाता है। एफरवेसेंस। कभी आप लोग जमीन के ऊपर ना सिरका डाल दें या कोल्ड ड्रिंक डालें, तो कभी देखा है कोल्ड ड्रिंक जब जैसे ही जमीन पर गिरती है तो छोटे छोटे बबल बनते हैं और गैस उनमें से बाहर आ रही होती है, तो वो जो छोटे छोटे बबल बन रहे हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? एफरवेसेंस। अच्छा बच्चों, इसके ऊपर वर्डिंग भी तो लिखनी होगी ना, क्या वर्डिंग लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू प्रोड्यूस वाटर एंड साल्ट। ये साल्ट है सारे के सारे, ये सारे के सारे साल्ट बने। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा जरा देखें, मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, RC डबल बॉन्ड O आगे OH प्लस Na2CO3। जैसे रिएक्शन करेंगे, मैंने क्या कहा है, अब इसमें जरा देखिए ना, कार्बोनेट CO3 है और ये एसिड है, इसके ऊपर जैसे एसिड जाएगा तो CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस। मैं ऊपर की जानिब ये एरो बना रहा हूं, इसका मतलब ये गैस है, ये गैस की शक्ल में निकलेगा। आप साथ नीचे जी लिख दें, न भी लिखें तभी कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहां था ना CO3, वहां गया CO2, क्या मतलब? एक ऑक्सीजन बचा है। वो एक ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन लेकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो 2 हाइड्रोजन कहां से लेगा? एसिड से 2 हाइड्रोजन लेगा, और एसिड के इस हिस्से में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन एसिड ये वाले हाइड्रोजन नहीं देता, तो यहां से 2 हाइड्रोजन देगा। तो यहां पर तो 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन कहां से आएंगी? तो इसके लिए हमें यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर अब सारी चीजें 2 हो गई हैं, डबल हो गई हैं। तो ये 2H यहाँ जो ऑक्सीजन बच गया था उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? H2O बना देगा। अब पीछे क्या चीज रह गई? यहां से तो H चला गया ना, H गया तो क्या चीज रह गई? RC डबल बॉन्ड O। O इस पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ कौन सी चीज? Na लग जाएगा, Na पर प्लस चार्ज होता है। बच्चों RC डबल बॉन्ड O यहाँ 2 हैं, देखे ना शुरू में 2, तो 2 लगा देंगे। इस 2 ने सब चीजों को डबल कर दिया, Na भी 2 हो गए, Na भी डबल हो गए, यानी Na यहाँ पर नजर तो 1 आ रहा है, लेकिन ये 2 लगने से Na की तादाद भी डबल हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर Na2 है, तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये साल्ट बन गया, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। बच्चों इसके ऊपर जो वर्डिंग लिखेंगे उस वर्डिंग में क्या लिखेंगे? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स दे प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवोल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या मतलब? छोटे छोटे बुलबुलों की शक्ल में। बच्चों अब इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना वो इस तरीके से भी हो सकता है, RC डबल O Na भी लिखा हुआ आ सकता है, RC डबल O Na, बात एक ही है। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये स्ट्रक्चर की शक्ल में लिखते हैं ना, इससे समझ आसानी से आ जाता है। अब बच्चों जरा देखें, ये है CH3C, मैं इस तरह लिख रहा हूं, OOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? Na2CO3 के साथ। क्या बनेगा? कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, इसमें CO3 यानी कार्बोनेट आयन है, इसके ऊपर जैसे ये एसिड जाएगा क्या चीज बना देगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी।
और कौन सी चीज बनेगी बेटा, जहां CO3 था वहां CO2 गया है, एक ऑक्सीजन बचा है, वो एक ऑक्सीजन यहां से 2H लेगा। 2H करने के लिए यहां शुरू में क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये 2H और यहां से ऑक्सीजन क्या बना देंगे, H2O। शायद बेटा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसके सामने खड़ा हो गया था, माजरत। ये 2H इस्तेमाल होंगे ना, यहाँ से जो ऑक्सीजन बचा था उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बनाने के लिए। तो 2H करने के लिए ना यहाँ पर शुरू में हमने 2 लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो एक H है। ये वाले H इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथेनोइक एसिड कितना प्रोटिक एसिड होता है, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, कौन सा होता है, यानी कितने प्रोटॉन देता है। तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं जनाब, जहाँ 3 हाइड्रोजन है, जहाँ 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस आयन 4 H प्लस आयन देंगे, H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं, तो 4 H प्लस आयन देगा, क्या मतलब टेट्राप्रोटिक है, नहीं मोनोप्रोटिक, एक प्रोटॉन का एटम देगा। अच्छा अब बच्चों जरा देखें, H तो चला गया, पीछे क्या रह गया, CH3COO, CH3COO, और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा ना, H जाएगा तो H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर जाएगा, इस पर माइनस चार्ज होगा, Na पर प्लस चार्ज, तो यहाँ पर Na प्लस इसके साथ अटैच हो जाएगा। सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट, पहले भी ये पढ़ चुके हैं, सोडियम, ये इथानोएट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों जरा देखें, अगर यही हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं, CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा, इसमें भी CO3 आ गया, कार्बोनेट आ गया, कार्बोनेट के ऊपर ये आपने एसिड डाल दिया, तो क्या बना देगा, CO2 गैस प्लस। अब यहां था CO3, वहां क्या गया, CO2, क्या मतलब एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन को 2H चाहिए होते हैं, तो एक H यहां से मिल जाएगा, एक H यहां से मिल जाएगा, 2H मिल गए। अब इस H को डबल करने की, 2 करने की जरूरत नहीं है, जहां शुरू में 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक HJ 2H हो गए, और ये ऑक्सीजन क्या बना देंगे, H2O प्लस। अब जरा देखें, यहां पर बच गया है Na प्लस, और यहां पर ये वाली सारी की सारी चीज बच गई है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या बनेगा, CH3COO CH3COO, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ पॉजिटिव Na प्लस आ जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पर सब में CH3 लिख रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर कुछ और लिखवा जाए, C2H5 आ जाए, C3H7 आ जाए, या इस तरह भी आ जाए, CH3 CH2 CH2। तो बच्चों ये C से पहले जो चीज जिस तरह है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, यहाँ शुरू में वैसे का वैसा लिख देंगे, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, और रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप हिस्सा नहीं लेता है, जैसा होता है वैसे का वैसा आगे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाता है। बच्चों इसका आगे चौथा रिएक्शन है, जो कौन सा है, एज अ एसिड रिएक्शन, यानी जिसमें H इस्तेमाल होता है, और वो है रिएक्शन विद मेटल। अब बच्चों चूंकि ये वीक एसिड है, और वीक एसिड आसानी से रिएक्ट नहीं करता, अगर ये वीक एसिड होगा और ऐसी मेटल होगी जो लेस एक्टिव होगी, यानी वो मेटल भी रिएक्ट नहीं करना चाहेगी, तो रिएक्शन नहीं होगा। लिहाजा ये वीक एसिड है, तो ये ज्यादा एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, विद एक्टिव मेटल। अच्छा एक्टिव मेटल्स यहां पर कौन सी होंगी, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, और साथ हाइड्रोजन गैस भी खारिज होगी। आप जरा देखेंगे, यहाँ पर जरा देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, R C डबल बॉन्ड O, आगे OH प्लस Na, तो Na क्या काम करेगा, H को रिप्लेस करेगा, H यहां से चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे यहाँ क्या रह जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, आगे O पर नेगेटिव चार्ज होगा, और Na इसके साथ अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। लेकिन मसला क्या है, जरा देखें, R C डबल बॉन्ड O, इस पूरे को अगर आप देखें ना, तो ये यहां पर भी एक है, इस पूरे को देखें तो यहां पर भी एक है, Na यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, लेकिन H यहां 2 हैं, और ये H सिर्फ इस H से बन रहे हैं, तो ये 2H का मतलब ये है कि यहां से 2H गए हैं, तो 2H करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, हम लोग 2 लगा देंगे, 2 लगा दिया। अब ये चीज भी डबल हो गई, यहाँ 2 लगा देंगे, ये 2 यहाँ लगाएंगे तो ये सारी चीजें डबल हो गई, यानी Na भी डबल हो गया, तो Na से पहले भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। बच्चों अब जरा देखें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं H C डबल बॉन्ड O, आगे OH प्लस मैंने लिख दिया Na, यह है फार्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। अब ये H अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, H2 मैं ऊपर की जानिब एरो बना रहा हूँ, ऊपर की जानिब एरो का मतलब ये होता है कि ये गैस की शक्ल में उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, और नीचे की जानिब अगर एरो हो तो क्या मतलब है, वो सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज बन रही है और वो सॉलिड फॉर्म में बन रही है, और वो सॉलिड नीचे बैठता जा रहा है, उसे हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। अब बच्चों H तो H2 की शक्ल में चला गया, पीछे ये वाली चीज रह गई, तो ये चीज क्या बनेगी, H C डबल बॉन्ड O, आगे O, ये O नेगेटिव बनेगा, इसके साथ Na,
सोडियम फॉर्मेट बन गया या सोडियम मीथानोएट। मीथानोएट क्यों कह रहे हैं, एक कार्बन है, सोडियम और एक कार्बन है तो मीथ आगे एन लिखेंगे और आगे इसका सफिक्स ओएट लिखते हैं। अब बच्चों बैलेंस करना है बेटा, ये वाली चीज एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ ये एक है, यहां पर भी जरा देखें एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एक है, और एन ए भी एक है, यहां पर भी एन एक है, लेकिन इन एच से यहां पर जो H2 बन रहा है ना इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इन H को डबल करना है ताकि ये भी इतने हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन के बराबर हो जाए। तो यहाँ शुरू में मैं 2 लिखूंगा, ये 2 लिखने से ना ये सारी चीजें 2 हो गई, ये H भी 2 हो गया लेकिन ये चीज भी डबल हो गई, ये 2 हो गई, तो इससे पहले हम 2 लिखेंगे ताकि ये डबल हो जाए, बराबर हो जाए। अब यहाँ 2 लिखने से Na भी डबल हो गया तो यहाँ Na2 लिख देंगे। बच्चों जरा देखें CH3 है, आगे मैं इसको इस शक्ल में नहीं लिख रहा हूँ, इस शक्ल में इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपको हर एंगल से समझ में आ जाए। बेटा मैं पोटाशियम के साथ इसका रिएक्शन करवा रहा हूं, तो क्या बनेगा जरा देखें, ये H अलग हो जाएगा, किस शक्ल में अलग हो जाएगा, H2 की शक्ल में, H2 गैस की शक्ल में, प्लस देखें पीछे जहां इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, CH3COO CH3COO और इसके साथ क्या लग जाएगा, K बन जाएगा पोटाशियम। अब ये मीथानोएट नहीं है, इसमें 2 कार्बन है तो इथानोएट, और इसका कॉमन नेम होता है एसीटेट, पोटाशियम एसीटेट बन गया। बैलेंस करेंगे, यहाँ एक H है और इस H से 2 H बन रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ये मैंने 2 लिख दिया। अब ये चीज भी डबल हो गई है, 2 हो गई है, तो यहाँ पर भी इसको 2 करेंगे, 2 लगा देंगे। ये 2 क्या मतलब K को भी 2 कर रहा है तो K से पहले भी 2 लगा देंगे। बच्चों ये आगे चीज है CH3 CH2 COOH प्लस कैल्शियम के साथ रिएक्शन। बच्चों ये वाला जो H है ना ये अलग हो जाएगा, किस शक्ल में, हाइड्रोजन की शक्ल में, H2 गैस की शक्ल में ये चला जाएगा, प्लस अब ये जरा देखें क्या बनेगा, CH3 CH2 ये वाली चीज वैसी की वैसी रह जाएगी, आगे क्या होगा COO, इस पर माइनस चार्ज आएगा ना और इसके साथ Ca आ जाएगा। आपको पता है कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, सोडियम पोटेशियम पर +1, कैल्शियम मैग्नीशियम पर +2, तो इसका ये जो +2 चार्ज होगा ना वो इस आयन की तादाद बन जाएगी। आयनिक कंपाउंड का पता है ना कि पॉजिटिव का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव की तादाद बन जाती है और नेगेटिव का चार्ज पॉजिटिव की तादाद बन जाती है। तो देखें इस पर -1 चार्ज है, तो इसका -1 यानी ये जो 1 है वो कैल्शियम के साथ यहाँ नीचे लिखेंगे लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। कैल्शियम का ये जो +2 है इसका सिर्फ 2 प्लस नहीं सिर्फ 2 जो है वो इस आयन के साथ, और इस आयन में देखें ना एक से ज्यादा एटम है, जब एक से ज्यादा एटम होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कम्प्लेक्स आयन। तो कम्प्लेक्स आयन के साथ नीचे तादाद लिखनी हो तो उसके गिर्द ब्रैकेट लगाकर तादाद लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा और ये 2 इसके साथ है, ये 2 इस वाला है, ऊपर अब चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखें कैल्शियम, और अब इसका नाम क्या है, इसमें 2 कार्बन तो नहीं है, 3 है, 1 2 3, तो नाम क्या बनेगा, कैल्शियम। 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड प्रोप और आगे एन और आगे O8, ये सफिक्स लिखेंगे प्रोपनोएट। ये प्रोपनोइक एसिड है, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड क्या होता है, प्रोप, फिर अल्केन का सफिक्स एन लिखते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड लिखते हैं। अब बच्चों बैलेंस करना है, जरा देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। इस 2 ने इस चीज को भी डबल किया और H भी डबल हो गए हैं, H भी 2 हो गए हैं तो यहाँ पर H2 है, और बेटा कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इक्वेशन बैलेंस है। अब आप इस तरीके से मैग्नीशियम का रिएक्शन भी करवा लीजिएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखें, यहाँ पर ये कोई चीज भी आप लिख सकते हैं, CH3 CH2 लिखा है, चले मैं यहाँ पर ये रिएक्शन करवा देता हूँ, C2H5 लिखा, COOH लिख दिया, प्लस मैग्नीशियम, क्या रिएक्शन होगा, जरा देखें मैंने इसको अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ लिख दिया है, इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा ये H कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में H2 में, और क्या बनेगा देखें C2H5COO और आगे Mg लग जाएगा, C2H5COO और Mg। बेटा इस पर है -1 चार्ज, तो इसका 1 मैग्नीशियम के साथ यहाँ नीचे लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम पर होता है +2 चार्ज, तो मैग्नीशियम का 2 ना इसके साथ लिखेंगे, लेकिन सिर्फ इस तरह 2 नहीं लिखना, यहाँ पर इस तरह 2 नहीं लिखना, इस तरह 2 का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन की तादाद 2 है, इस पूरे की तादाद 2 है ना, तो होल यानी ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ, ये और ये एक ही चीज है, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम प्रोपनोएट, मैग्नीशियम प्रोपनोएट, ये प्रोपनोइक एसिड बन गया। बच्चों अब हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के ये सेकंड टाइप वाले रिएक्शन पढ़े हैं जिसमें OH रिएक्ट करता है, ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ना इसका पूरे का पूरा OH रिप्लेस हो जाता है, कोई और ग्रुप आकर इसको रिप्लेस कर देता है, तो क्या लिखेंगे, दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे, जैसे यहाँ पर 1 हेडिंग डाली थी ना, रिएक्शन इन विच H एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इन्वॉल्व, यहाँ लिखेंगे रिएक्शन इन विच OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन्वॉल्व। हाँ बच्चों ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है बेटा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पूरा OH इन्वॉल्व होता है,
ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर बनने का प्रोसेस। ईस्टर कैसे बनता है जरा देखें, जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये जरा देखें ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आगे ओ एच, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। अल्कोहल का फार्मूला हम लोग इस तरह लिख देंगे, आर ओ एच। आर इधर लिखें या आर उधर लिखें, बात एक ही है। इस आर के ऊपर मैंने प्राइम लिख दिया, किस वजह से? सिर्फ इस आर को इस आर से डिफरेंशिएट करने के लिए। बच्चों इसके लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के फ्यू ड्रॉप, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है, और इसको हीट भी करना पड़ता है। ये कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। बात ईस्टर फॉर्मेशन यानी ईस्टरिफिकेशन की कंडीशन पूछ ली जाती है, तो क्या कंडीशन होंगी? few drops of concentrated H2SO4 that work as a catalyst and heat। ये आप लोग इससे पहले अल्कोहल वाले टॉपिक में भी, मेरे ख्याल में अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, और उससे पीछे जो है ना ईस्टरिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ना, 8 चैप्टर, उसके लास्ट टॉपिक में भी मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है। अच्छा, अब रिएक्शन किस तरीके से होगा? रिएक्शन इस तरीके से होगा कि ये पूरा OH देगा, देखे ना, OH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये पूरा OH देगा, लेकिन अल्कोहल सिर्फ H देगा। अल्कोहल H देता है ईस्टरिफिकेशन वाले रिएक्शन में। H और OH क्या बना देंगे? H2O बना देंगे, H2O बन जाएगा। और क्या बनेगा जरा देखें, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, आगे ये वाला O लगेगा, O के साथ R डैश, ये बेटा ईस्टर बन गया है। और ये पूरे का पूरा प्रोसेस जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ने अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया और ईस्टर और वाटर बने, ये वाला प्रोसेस, ये वाला रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन कहलाता है। अब बच्चों इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जरा देखें, CH3 COOH, मैंने इस तरह लिखने के बजाय COOH लिख दिया, प्लस जरा देखें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3OH, अल्कोहल लिख दिया, मिथेनॉल, इथेनोइक एसिड। आपको पता है कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा OH देता है और अल्कोहल सिर्फ H देता है, तो इसका H और इसका OH मिलकर क्या बना देंगे? वाटर, H2O बना देंगे। यहाँ क्या चीज बनेगी? CH3, ये वाली चीज है CH3, फिर CO, ये CO इस तरह लिखें या ऊपर डबल बॉन्ड O लिख दें। आगे क्या लिखेंगे? अब यहाँ से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, इस ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो यहाँ पर ये वाली ऑक्सीजन आ जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन, और उसके बाद CH3 आएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले बेटा, अब इसमें 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, एक ये और एक ये, तो पहले उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं जो अल्कोहल से आता है। तो अल्कोहल से जरा देखें, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला आ रहा है, जो ऑक्सीजन के साथ वाला अल्काइल होता है ना, वो वाला अल्काइल, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड मीथ। बेटा इसके साथ सफिक्स लगा देते हैं YL, पहले अल्काइल ग्रुप के लिए सफिक्स मिथाइल लगाते हैं, फिर उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें ये वाली कार्बन भी काउंट करेंगे। कार्बन, ये एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ईथ, और आगे सफिक्स अल्केन का लिखेंगे, इथेन का, और ये ईस्टर का सफिक्स होता है O8, मिथाइल इथेनोएट, या इस पूरे को एसीटेट भी कहते हैं। इथेनोएट का कॉमन नेम है एसीटेट, तो मिथाइल एसीटेट भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें, C3H7, आगे C डबल बॉन्ड OH, अब इसको ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे। क्यों ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे? 3 कार्बन जी हैं, एक ये 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड इस्तेमाल होता है ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे, आगे सफिक्स लिखेंगे एन, ब्यूटेन बन जाएगा, ये अल्केन का सफिक्स, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड बन गया। अब बच्चों इसके लिए रिएक्शन करवा देते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, देखें C2H5OH ले लिया। बच्चों कंडीशन ये लाजमी लिखनी है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और हीट न भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट लिखेंगे। रिएक्शन किस तरीके से होगा? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, ये OH देगा और अल्कोहल H देगा। क्या रिएक्शन होगा? OH और H मिलकर क्या बना देंगे? वाटर, पानी बना देंगे। अब बच्चों यहाँ क्या चीज बचेगी? C3H7 C डबल बॉन्ड, C3H7 C डबल बॉन्ड, कार्बन का ये OH वाला ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया था, और इधर से ऑक्सीजन का ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट गया था। तो अब ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाना है और एक बॉन्ड इस कार्बन ने बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा, ये O बनेगा, O के साथ आगे क्या लग जाएगा? C2H5। नाम कैसे लिखेंगे जरा देखें, C2H5 अल्कोहल से आया ना, तो पहले इस अल्काइल का नाम लिखेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ, और पहले वाला जो अल्काइल होता है उसके नाम के आखिर में YL, ये सफिक्स लगा देते हैं। फिर इसका नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ ये 3 कार्बन नहीं, ये वाली कार्बोनाइल वाला कार्बन भी काउंट करेंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड होता है ब्यूट, फिर इसमें अल्केन का सफिक्स ब्यूटेन, आगे ये ईस्टर बन गया, इसका सफिक्स O8, ब्यूटानोएट। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 11.1 बुक का पेज है 132। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहां नीचे ये 3 रिएक्शन गिवन है, आप लोगों ने इनको कंप्लीट करना है। एंड राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और ये जो रिएक्टेंट्स हैं और जो इनसे प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके नेम भी लिखने हैं। बेटा अगर कहा जाए ना कि नेम लिखें तब लिखने हैं, अगर ना कहा जाए तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब जरा इन रिएक्शन को समझते हैं। यह CH3COOH। COOH क्या मतलब? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH3OH सिर्फ OH आ गया, क्या मतलब? अल्कोहल है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो हमें पता है क्या बनता है? ईस्टर और वाटर। कैसे बनता है भाई? अल्कोहल देता है इसमें सिर्फ H, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है OH। ये बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एस्टरीफिकेशन के दौरान अल्कोहल कौन सी चीज प्रोवाइड करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज प्रोवाइड करता है। बहुत सारे बच्चे ये लिख कर आ जाते हैं कि अल्कोहल OH प्रोवाइड करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड H प्रोवाइड करता है, क्योंकि दिमाग में ये चल रहा होता है ना कि एसिड हमेशा H+ आयन देता है। बेटा एसिड हमेशा H+ आयन देता है, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो उस वक्त OH देता है। तो इसका OH और इसका H क्या बना देंगे? H2O, वाटर बना देंगे। और क्या चीज बनेगी जरा देखें, यहाँ पीछे ये वाली चीज रह गई है ना, यहां से लेकर यहां तक। ये नीचे लाइनें वाइनें लगाने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब वैसे तो मैं यहाँ से ये भी लाइन लगा देता हूँ, लेकिन अब डर ये है कि हो सकता है कि आप लोग पेपर में भी ये लाइनें लगाते रहे। लगाएं तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी ज्यादा लाइनें लगाएंगे तो फिर पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या बनेगा? CH3CO, CH3CO। ये यहां से जो बॉन्ड टूटा है ना, यहां से ये जो बॉन्ड टूटा है, तो ये इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान नहीं टूटा। असल में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के ऊपर, यहाँ ऊपर 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाकर ऊपर है, और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था, तो यहां से ये जो बॉन्ड टूटा ना, इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूटा है। अब इस कार्बन ने बॉन्ड बनाना है, यहाँ पर किसके दरमियान बॉन्ड टूटा है? हाइड्रोजन अलग हुआ है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूटा है, यहां से ये बॉन्ड टूटा है, यानी ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है। तो अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन लिखेंगे, पहले ये ऑक्सीजन लिखना है, फिर ये लिखेंगे CH3। बेटा ये जो रिएक्शन है ना, इसे एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अच्छा इस रिएक्शन की ना कंडीशन भी होती है, और कंडीशन क्या होती है? कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ हीट भी लिख दें अगर लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो बुक में तो हीट वगैरह नहीं लिखी। हाँ रिएक्शन के ऊपर जब एक्सप्लेन किया गया तो वहां पर लिखा गया है कि जब इनको हीट किया जाता है। बेटा इसका नाम क्या होगा? अब इसमें कार्बन कितने? किसी भी कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले स्टेम वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद सफिक्स लिखते हैं। स्टेम वर्ड किस बेस पर लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर। अच्छा ये स्टेम वर्ड मैं पहले लिखवा चुका हूं, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। अच्छा आप जरा देखें जनाब, 2 कार्बन के एटम है तो स्टेम वर्ड क्या बनेगा? 2 कार्बन के एटम के लिए स्टेम वर्ड बनता है ईथ। अब आगे इसके 2 सफिक्स लगते हैं, पहले अल्केन का सफिक्स AN, अल्केन का सफिक्स होता है ANE, लेकिन जब इसके बाद कोई और चीज लिखनी हो तो आखिर वाला ई हटा देते हैं, इथेन लिखा। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे मुझे पता चला? अगर आखिर में आ जाए ना COOH, या आखिर में ये वाली चीज आ जाए C डबल बॉन्ड O और OH, एक ही बात है ये वाली चीज और यहां से ये वाली जो चीज है। देखें ना ये जो कंपाउंड है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये लिखेंगे CH3, आगे ये CH3 की जगह CH3 आ गया, इसकी जगह ये वाली चीज आ। बात एक ही है, पेपर में इस तरह गिवन हो या इस तरह गिवन हो, आपको टॉपिक अगर समझ में होगा तो आप लोग काम कर लेंगे। अब ये COOH या C डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? कितने बच्चे हैं जिनको पता है? ओइक एसिड, ये इसका नाम बन गया। अब इसका नाम क्या बनेगा? इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड क्या होता है? मीथ। इसके बाद लिखेंगे अल्केन का सफिक्स AN। अब ये अल्कोहल है, कैसे पता चला? OH आ रहा है, OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो अल्कोहल का सफिक्स लगाएंगे OL, मिथानोल बन जाएगा। अच्छा बच्चों अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? भाई ये वाला जो अल्काइल है ना, जो किससे आया है? अल्कोहल से आया, पहले इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें कार्बन की तादाद 1 है, एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड होता है मीथ, मीथ लिखेंगे। और ये जो अल्काइल होता है
इसका सफिक्स लिखते हैं YL, मिथाइल बन जाएगा। फिर इस अल्काइल का नाम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ ये वाली कार्बन नहीं, ये वाली कार्बन भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन हो जाएंगी। 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड होता है ईथ। अब इसका सफिक्स लिखने से पहले अल्केन का सफिक्स लिखेंगे, इथेन बन गया। और बेटा ये ईस्टर है, तो ईस्टर का सफिक्स होता है O8, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। और इस कंपाउंड का नाम तो आपको आता है, क्या नाम है, वाटर। बच्चों इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, तो आप लोग एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, और इसको आप लोग मिथाइल एसीटेट भी लिख सकते हैं। ये बन गया मिथाइल, और ये वाला ऐसा कहलाता है एसीटेट, मिथाइल एसीटेट भी लिख सकते हैं। ये कंपाउंड इस तरह भी गिवन हो सकता है, आप लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे CH3O, इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, ये बॉन्ड न भी लिखा हुआ हो, ये बॉन्ड न भी लिखा हो, तब भी बात एक ही है। बच्चों ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब रिएक्शन किस तरीके से होगा जरा देखें कि ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, HOH क्या बना देंगे, वाटर, H2O प्लस। जरा देखें यहां पीछे क्या रह गया, CH3C डबल बॉन्ड हो। जरा देखें ना, यहाँ कार्बन का बॉन्ड टूटा है, इधर से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ ऑक्सीजन आएगा ये वाला, और ऑक्सीजन के बाद ये वाला आ जाएगा CH3। अब बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि भाई बुक में तो ये लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ गया। ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर यही वाले कंपाउंड इस तरह लिखी हुई आ जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बच्चों जरा देखें इसको, अब यहाँ पर यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH आ गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। आपको पता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला जो H है ना, ये वाला H कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में, H2 में। अब बच्चों पीछे कौन सी चीज रह गई, जरा देखें, CH3, आगे CH2, फिर आगे COO, और H की जगह क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा। अच्छा बच्चों जरा देखें ना, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, जैसे अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है वैसे का वैसे यहाँ पर आ गया। फंक्शनल ग्रुप में चेंज आई है, फंक्शनल ग्रुप का ये जो H है ना, इसकी जगह पर Na लग गया है, देख लें, और H अलग हो गया। बच्चों यहाँ पर ना ये -1 चार्ज था, Na पर +1 चार्ज होता है, तो Na का 1 यहाँ लिखेंगे, इसका -1 यहाँ लिखेंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कैल्शियम आ जाता है या मैग्नीशियम आ जाता है तो कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो +2 होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट के साथ यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 2, और मैग्नीशियम लिखेंगे। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाता है तब भी ये वाला जो ऐसा है ना, ये वाला पहले वाला ऐसा, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाकर यहाँ नीचे 2 लिखेंगे। अब इक्वेशन बैलेंस करनी है तो जरा देखें ये सारी चीजें एक हैं। अब जरा देखें ना, यहाँ पर CH3 CH2 COO, CH3 CH2 COO एक दफा है, एक दफा, इधर भी एक दफा है, Na एक दफा है, यहाँ पर भी एक दफा है। ये H जो है ना इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ जरा देखें तादाद कितनी है हाइड्रोजन की, 2, और यहाँ पर 1 है। ये वाले H नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये तो जैसे थे वैसे के वैसे यहाँ चले गए ना, ये तो देख लें बराबर बराबर यहाँ पर गए। तो अब इस H की तादाद यहाँ पर जो H है उनके बराबर करनी है, यहाँ 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, नीचे वाला नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी तादाद 2 करने के लिए शुरू में यहाँ पहले हम लोग क्या लिख देंगे, 2, लेकिन ये शुरू में जब 2 लिखा ना तो इस 2 ने यहाँ जितने भी चीजें हैं उन सब की तादाद को डबल कर दिया। क्या मतलब, इसकी तादाद को भी, ये जो हिस्सा है ना ये वाला, इसकी तादाद को भी डबल कर दिया। तो यहाँ पर इसकी तादाद डबल करने के लिए इससे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 लिखा ना तो इसका मतलब ये सारी चीजें तो डबल हुई, यहाँ पर ये भी डबल हो गई थी, ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बराबर हो गई, लेकिन Na भी इस 2 की वजह से डबल हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर Na से पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर बेटा H 1 था, शुरू में 2 लगाने की वजह से ये भी 2 हो गए, यहाँ पर भी H2 है, इक्वेशन बैलेंस है। अब नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, इधर देखिए कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड लिखेंगे प्रोप, पहले अल्केन का सफिक्स लिखेंगे, प्रोपेन बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ये सोडियम मेटल है। अब ये क्या चीज बन गई है, ये कहलाएगा सोडियम, सोडियम। जब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का H हट जाए ना तो ये जो पीछे चीज बच जाती है ना, जैसे यहाँ पर H था ना, H हट गया था, ये जो चीज बनी है तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते हैं यहाँ तक, ये जो प्रोपेन है या जो भी है, और आखिर में ओइक एसिड की बजाय O8 लिख देते हैं। तो जरा देखें कैसे नाम लिखेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोप
आगे अल्केन का सफिक्स एन और आगे O8 प्रोपनोएट बन जाएगा, सोडियम प्रोपनोएट। और ये कौन सी चीज है? हाइड्रोजन गैस है, सिर्फ आप हाइड्रोजन लिख दें। अच्छा, अब बच्चों ये वाला रिएक्शन है HCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि जिस चीज में भी CO3 यानी कार्बोनेट होता है ना, उसके ऊपर एसिड डालें या उसको हीट करें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसमें से क्या चीज निकल जाएगी? CO2 गैस। गैस के लिए ये मैंने ऊपर की जानिब एरो बना दिया। आप स्मॉल जी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ना स्मॉल ब्रैकेट लिखकर उनके दरमियान में स्मॉल जी लिख सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहाँ था CO3, वहां गया क्या है? CO2। क्या मतलब? यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गया। वो एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? वाटर बना देगा, H2O। ठीक है जी। आप जरा देखें, इधर से ये चीज बच गई है, बाकी सारी चीजें उधर चली गई हैं, और ये चीज भी चली गई है, तो इधर से ये वाली चीज बच गई है, ये वाली चीज ना, ये वाली चीज। तो अब इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? HCOO, और उसके बाद ये वाली चीज लग जाएगी Na लग जाएगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले कार्बन की तादाद की बेस पर स्टेम वर्ड लिखेंगे। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड बनेगा मीथ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जब नाम लिखते हैं तो पहले अल्केन का सफिक्स लिखते हैं AN, मीथेन बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, या इसका कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, अब बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका वैसे कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा इसे बोलते हैं, घरों में इस्तेमाल होता है किचन के अंदर। अच्छा, अब ये क्या चीज बनी है? ये बन गया है सोडियम। और बच्चों अब इसमें एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मीथ, आगे एन लिखेंगे, मीथेन। अब इसके नाम के आखिर में ओइक एसिड नहीं, O8 लिखेंगे, सोडियम मीथेनोएट। या बेटा इसका नाम बन जाएगा सोडियम, फार्मिक एसिड से बना है ना तो फार्मेट, सोडियम फार्मेट भी आप लिख सकते हैं, ये इसका कॉमन नेम। इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? वाटर। और इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा नाम सबके लिखने हैं ना, कहा गया है कि नाम लिख। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा एक्टिविटी 11.1 है, करा स्टडीइंग एंड एनालाइजिंग द रिएक्शंस बिटवीन विनेगर एंड टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, सोडियम मेटल एंड सोडियम कार्बोनेट। यानी आप लोगों ने प्रैक्टिकली ये रिएक्शन करवाना है किसके दरमियान? विनेगर। विनेगर समझे ना, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इसका किसके साथ? एक दफा सोडियम मेटल के साथ और दोबारा विनेगर का यानी एसिटिक एसिड का या इथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाना है प्रैक्टिकल। बेटा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है। भाई ये जरूर प्रैक्टिकल का टॉपिक है, बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे प्रैक्टिकल में लिखना होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के थ्योरी के पेपर में भी आते हैं। और ये जो असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया गया है ना, जिसमें ये बताया गया है कि कौन से टॉपिक फॉर्मेटिव हैं, कौन से टॉपिक सुमेटिव हैं, तो वहां पर ये सुमेटिव में लिखा हुआ है, फॉर्मेटिव में लिखा हुआ नहीं है। क्या मतलब? ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। बेटा जब भी इस तरह का कोई काम लिखना हो ना आप लोगों ने, तो 4 मेन हेडिंग आप लोगों ने डालनी होती है। पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर केमिकल इक्वेशन। तो ये सारी चीजें अब मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा। आप लोग रिएक्शन करवाएंगे कैसे? रिएक्शन किस में करवाते हैं? चीजें जेब में डाल देते हैं ना, रिएक्टेंट जेब में डाल देते हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं भाई, जेब में नहीं डालते, पॉकेट में नहीं डालते, खुदा के बंदो ऐसा काम नहीं करना। बीकर के अंदर मोस्टली रिएक्शन करवाए जाते हैं। अगर बहुत थोड़ी सी मिकदार में सिर्फ टेस्ट करने के लिए करवाने हो तो फिर टेस्ट ट्यूब में, नहीं तो बीकर या फ्लास्क के अंदर। वैसे मेनली फ्लास्क होती हैं जिनके अंदर रिएक्शन करवाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल में ओपन कंटेनर के अंदर करवाते हैं यानी बीकर के अंदर। तो बच्चों आप लोगों ने ये एक बीकर ले लेना है। पहले हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किस चीज का? विनेगर का। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तो बेटा आप लोगों ने गिलास का ये एक बीकर ले लेना है। बीकर के अंदर ना आप लोगों ने थोड़ी सी सोडियम मेटल डाल देनी है। याद रखना सोडियम मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बड़ी तेज से रिएक्ट करती है। ये सोडियम मेटल का आपने टुकड़ा डाल दिया इसके अंदर। ये कौन सी चीज है? बीकर है। सोडियम मेटल बहुत तेजी से मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो अगर आप लोग यहाँ से सोडियम मेटल लेकर जा रहे होंगे ना, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होगी, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगी, इसको आग लग जाती है। एक हल्का सा धमाका सा भी होता है, लेकिन वो धमाका नुकसान नहीं देता। बच्चों को बताते हैं कि भाई इसको पानी के साथ टच नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जानबूझकर इसको बेसन में डाल देते हैं ताकि एक धमाके की आवाज से आग लगती है। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है? विनेगर यानी सिरका, आम सिरका घरों में होता है, एसिटिक एसिड वो लेना है और
और ड्रॉपर की मदद से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालना है, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालना है सिरका। जैसे आप सिरका इसके ऊपर डालेंगे तो एसिटिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्शन होगा जरा देखें, मैं यहाँ पर रिएक्शन की हेडिंग डाल रहा हूँ। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, या पहले सोडियम मेटल लिख देते हैं। सोडियम मेटल थी जो सॉलिड फॉर्म में थी, आप देखेंगे ये सॉलिड फॉर्म में होगी। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला था। एसिटिक एसिड ने ये H दिया, हाइड्रोजन H2, ये गैस की शक्ल में यहाँ से निकलेगा और आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो है ना वो बबल की शक्ल में गैस बाहर आएगी, बबल की शक्ल में गैस बाहर आ रही होगी। और बच्चों फिजिंग की साउंड भी आपको सुनाई देगी। फिजिंग साउंड कौन सी होती है, जब गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो उससे जब गैस बाहर निकलती है तो जिस साउंड से गैस बाहर निकल रही होती है उस साउंड को फिजिंग साउंड बोलते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये वाली चीज बच जाएगी, कौन सी चीज, CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे O, H तो चला गया ना, O बच गया। ये कहलाता है एसीटेट या इथेनोएट, और सोडियम इसके साथ लग जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट। इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, यहाँ सोडियम एक है, यहाँ पर भी सोडियम एक है। यहाँ ये वाली जो चीज है ना पूरी की पूरी, ये वाली चीज यहाँ एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, बराबर है। यहाँ ये H एक है, यहाँ पर ये H दो है, ये वाले H इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वाले H नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। ये वाले H तो देखे ना जैसे यहाँ पर थे वैसे के वैसे यहाँ पर आ गए। तो ये H यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो हैं, तो इन H को उन H के बराबर करना है, दो करना है तो शुरू में 2 लगा देंगे। शुरू में 2 लगाने की वजह से ये सारी चीजें डबल हो गई हैं। क्या मतलब, ये चीज भी 2 हो गई है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ शुरू में 2 लगा दें। अब यहाँ 2 लगाया तो ये सारी चीजें यानी Na भी 2 हो गया, तो यहाँ Na से पहले 2 लगा देंगे। तो बच्चों ये रिएक्शन था। अब आप लोगों ने जरा देखे ना मटेरियल में क्या लिखेंगे, आप लोगों को केमिकल कौन से चाहिए होंगे। केमिकल आपको चाहिए होंगे, एक तो सोडियम मेटल, दूसरा एसिटिक एसिड, यहाँ ऊपर एसिटिक एसिड डाला है ना ये आप लोगों ने, एसिटिक एसिड या विनेगर आप कहते हैं, विनेगर लिखते हैं। अच्छा, और कौन सी चीज चाहिए होगी, बीकर, बीकर चाहिए होगा, ड्रॉपर जिसकी मदद से ये आप डालेंगे। फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रोसीजर की। प्रोसीजर में आप लोग क्या लिखेंगे, जो काम यहाँ पर किया है, क्या किया है, अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल वाज प्लेस्ड इन अ बीकर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, एसिटिक एसिड वाज ड्रॉप्ड अपॉन द सोडियम मेटल स्लोली। आप उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल एंड फिजिंग, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सोडियम एसीटेट इज फॉर्म। फिर उसके बाद आप लोग रिएक्शन की हेडिंग डालेंगे, ये लिख लेंगे। अच्छा बेटा, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिखने हैं आप लोगों ने। जब भी सेफ्टी प्रिकॉशन लिखने हो ना तो आप लोगों ने क्या लिखना है, स्टूडेंट मस्ट वेयर कौन सी चीज बेटा, ग्लव्स, यानी ये जो दस्ताने से होते हैं ना वो प्लास्टिक के बने हुए होते मिलते हैं, लैब के अंदर पहनते हैं। सेफ्टी गोगल्स, यहाँ चश्मे मिलते हैं। लैब एप्रन, लैब कोट होता है जो जिस्म को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा बेटा, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो वेंटिलेटेड एरिया यानी खुले हवा वाले एरिया में करना है, या अगर खुले हवा वाला एरिया नहीं होता ना तो लैब के अंदर एक फ्यूमिंग हुड बना होता है, एक अलमारी सी होती है जिसके ऊपर क्या लगा होता है, वो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, यानी एक पाइप जा रहा होता है, बाहर एग्जॉस्ट फैन होता है और उसके सामने शीशा सा लगा होता है। तो आप लोगों ने उस अलमारी के अंदर, जिसको फ्यूमिंग हुड बोलते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन करवाना है। तो वहां पर जितनी भी गैसेस वगैरह बनेगी तो वो सारी की सारी बाहर चली जाएंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और साथ ये भी लिखा हुआ है कि सोडियम मेटल के साथ जितने भी रिलेटेड हैजर्ड हैं वो बच्चों को बता दिए जाएं। तो ये भाई बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, मॉइस्चर के साथ, एसिटिक एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी से रिएक्ट करती है, लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके साथ ना नीचे कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं, वो क्वेश्चन पढ़कर उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना एक लिखा हुआ डिस्कशन पॉइंट ना, इसमें उन्होंने क्वेश्चन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, वाई इज हाइड्रोजन गैस रिलीज, हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज हुई है। हाइड्रोजन गैस इस वजह से रिलीज हुई है कि एसिटिक एसिड ने H प्लस आयन दिया, वो H प्लस आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ, H2 गैस में कन्वर्ट। अब बेटा इस पर +1 चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, और ऑक्सीडेशन स्टेट के कम होने का मतलब होता है कि ये रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, H प्लस आयन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो पूरा आंसर क्या होगा, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट रिलीजेस H प्लस आयन, दीज H प्लस आयन रिड्यूस्ड इनटू हाइड्रोजन गैस। आगे है बच्चों, इसके साथ है डिस्कस द सेफ्टी कंसर्न ऑफ हैंडलिंग सोडियम मेटल एंड व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बेटा सेफ्टी कंसर्न यानी सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर कि आपने रिएक्शन करने से पहले क्या क्या तदाबीर करनी है, और सोडियम मेटल के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है वो भी आपने डिस्कस करने हैं, वो तो हम लोगों ने कर ली है। अब आगे व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इसने हीट क्यों रिलीज किया। बेटा वजह ये होती है ना कि हीट क्यों रिलीज करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हर सब्सटेंस के अपने अंदर एक हीट मौजूद होती है जिसे कहते हैं एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट की अगर एंथैल्पी कम हो और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा हो तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे,
enthalpy of reactant is greater than the enthalpy of product, therefore the reaction is exothermic। बेटा आगे है नंबर 2 पर रिएक्शन ऑफ विनेगर विद, पहले सोडियम मेटल के साथ था, अब सोडियम कार्बोनेट। बेटा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 इसको सोडा ऐश भी बोला जाता है, सोडा ऐश। और Na2CO3 के साथ अगर हम लोग इस तरह लिख दें ना, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडा ऐश। अगर इस तरह आ जाए Na2CO3 डॉट 10H2O, तो फिर ये कहलाता है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। बच्चों इसको भी बाज़ औक़ात वाशिंग सोडा बोलते रहते हैं, यानी अगर पानी के मॉलिक्यूल न भी लिखे हो ना, तब भी बाज़ औक़ात इसको वाशिंग सोडा बोल देते हैं, लेकिन इसका असल नाम होता है सोडा ऐश। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिकली विनेगर का यानी सिरके का एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाना है सोडियम कार्बोनेट के साथ। कैसे करवाएंगे? बीकर लेंगे, बीकर के अंदर ना सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शक्ल में होता है, व्हाइट पाउडर की शक्ल में, बिल्कुल नमक की तरह लग रहा होता है। उसके 1 टीस्पून डाल देंगे। तो यहाँ पर जनाब आप 1 टीस्पून डाल देंगे किस चीज़ का? Na2CO3 का। अब इसके अंदर एसिटिक एसिड आप डालेंगे ड्रॉपर की मदद से, थोड़ा थोड़ा करके एसिटिक एसिड यहाँ पर डाल देंगे ड्रॉपर की मदद से। इसके ऊपर डालना है, मैंने तो वैसे लाइन लगा दी, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे एफरवेसेंस की शक्ल में, बबल की शक्ल में गैस बाहर आएगी। वो कौन सी गैस होगी? इसमें CO3 है तो CO2 गैस होगी। और क्या क्या चीजें बनेगी चलें जरा देख लेते हैं। यहाँ पर जरा देखें, रिएक्शन की मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है। हमारे पास जो रिएक्टेंट है, एक तो एसिटिक एसिड विनेगर है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस Na2CO3 है। बच्चों रिएक्शन क्या होगा जरा देखें। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट के ऊपर हम लोगों ने एसिटिक एसिड डाला ना, तो इससे बाहर निकलना शुरू कर देगी गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पर ये CO3 था, लेकिन वहां पर बनी कौन सी चीज है? CO2। क्या मतलब? एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। कहाँ से हाइड्रोजन लेगा? यहाँ से। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा। लेकिन आपको पता है एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेता है, तो जहाँ एक हाइड्रोजन है 2 करने के लिए यहाँ शुरू में क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये वाली चीज रह गई, ये वाली चीज CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और O पर आएगा माइनस चार्ज ना। जब H यहाँ से गया ना, अलग हुआ ना, तो जाने से पहले H ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया था। ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया था, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज। Na पर होता है प्लस चार्ज, तो यहाँ पर Na लग जाएगा। ये नेगेटिव था, इसके साथ प्लस जुड़। लेकिन ये भी 2 हैं और सोडियम भी देखें 2 हैं, तो इन सब की तादाद 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो बच्चों अब लिखना कैसे है? सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल में कौन सी चीज? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड। उसके अलावा बेटा स्पून, जैसे टी स्पून कहते हैं वो, बीकर और ड्रॉपर, ये चीजें आपको चाहिए होंगी। अच्छा, अब बच्चों प्रोसीजर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ टीस्पून ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज प्लेस्ड इन अ बीकर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। एसिटिक एसिड वाज प्लेस्ड अपॉन द सोडियम कार्बोनेट, ड्रॉप वाइज या स्लोली रिएक्शन स्टार्टेड। फिर उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस, छोटे छोटे बबल की शक्ल में। और क्या लिखेंगे? सोडियम एसीटेट एंड वाटर वाज फॉर्म। उसके बाद बेटा जरा देखें, आप लोगों ने रिएक्शन की हेडिंग डालनी है, ये रिएक्शन लिख देना है, सेफ्टी प्रिकॉशन लिखने हैं। 2 सेफ्टी प्रिकॉशन तो मस्ट है ना। कौन कौन से? नंबर 1, स्टूडेंट मस्ट वियर ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स एंड लैब एप्रॉन। एक तो ये प्रिकॉशन हो गया। उसके अलावा बेटा कौन सी चीज हो गई कि एक्सपेरिमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन वेल वेंटिलेटेड एरिया और स्विमिंग हुड। बच्चों ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर। इंडस्ट्रीज के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर कहां कहां इस्तेमाल होते हैं? पहली जो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन गिवन है ना, वो है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बनता है? किसी को पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बनता है? मेकअप का सामान बनता है ना। और भाई दुनिया जहान में मेकअप के सामान बनाने के अलावा बाकी फैक्ट्रियां भी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या मतलब? कपड़े की इंडस्ट्री, जहां कपड़े बनते हैं। फैसलाबाद में, फैसलाबाद के अंदर बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, बाकी शहरों में भी हैं पाकिस्तान के। तो बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? फॉर्मिक एसिड, जिसे आप लोग क्या कहते हैं?
मीथानोइक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है HCOOH। ये इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। क्या मतलब रिड्यूसिंग एजेंट? दूसरी चीजों की रिडक्शन कर देता है। अब कौन सी चीज की रिडक्शन करता है बेटा? कपड़े के ऊपर जो डाई लगाते हैं ना, कलर, कपड़े कलरफुल होते हैं ना, एक कपड़ा तो व्हाइट होता है और उसके अलावा रंगीन कपड़े भी होते हैं, कलर जो है ना वो क्लॉथ्स भी होते हैं, तो वो उनके ऊपर रंग कैसे अटैच करते हैं बेटा? कलर खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी रिडक्शन करना पड़ती है। रिडक्शन होती है तब जाकर वो फैब्रिक यानी धागे के ऊपर अटैच होते हैं या कपड़े के ऊपर अटैच होते हैं। तो बच्चों कौन सी चीज है जो उनकी रिडक्शन करती है? फॉर्मिक एसिड। बेटा दूसरा है इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री में बेटा आपकी बुक में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड इथानोइक एसिड का जिक्र किया गया कि वो प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो प्लास्टिक यानी पॉलीमर बनाने में कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा ईस्टर, खास किस्म के ईस्टर होते हैं जिन्हें कहते हैं पॉली ईस्टर। पोलिस्टर का सुना है ना लफ्ज, हम लोग कहते हैं ये पोलिस्टर का कपड़ा है, तो वो पोलिस्टर असल में लफ्ज निकला हुआ है पॉली ईस्टर। तो आपको पता है ईस्टर कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ तो ईस्टर बनता है। ईस्टर से फिर आगे पॉली ईस्टर बनता है जिसे हम लोग पॉलीमर यानी प्लास्टिक कहते हैं जो कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जरा देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, इथानोइक एसिड, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं एस्टिक एसिड, यूज्ड टू फार्म। कौन कौन सी चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है? नंबर 1 प्लास्टिक और नंबर 2 ईस्टर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। बेटा आगे जो एप्लीकेशन आपके कोर्स में गिवन है वो इनकी एप्लीकेशन है कि ये सोप और डिटर्जेंट बनाने वाली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। सोप यानी साबन और डिटर्जेंट जैसे शैम्पू हो गया, सर्फ वगैरह हो गए, तो ये डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। बेटा कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड सोप और डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, उन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं। फैटी एसिड। अब फैटी एसिड से एक साल्ट बनता है जिसे कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इधर आप बहुत सारे कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखें CH2, यहाँ पर मैंने लिख दिए कितने 12 और फिर आगे मैंने क्या लिख दिया CH3। तो ये एक लंबी चेन बन जाएगी, CH3 फिर 12 दफा CH2 होगा, फिर CH2 होगा, फिर C डबल बॉन्ड OH होगा। ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसे फैटी एसिड भी कहते हैं। अब एसिड का अगर ये वाला H हट जाए और यहां पर लग जाए Na सोडियम, तो ये कहलाएगा सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम और बेटा यही साबन है, सोप असल में यही चीज है और डिटर्जेंट बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर आप लोग सोडियम हटाकर SO3 लगा देंगे तो ये शैम्पू या सर्फ बन जाएगा। तो जरा देखें, लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। बेटा आगे इसकी एप्लीकेशन दी गई है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे एक मेडिसिन है एस्प्रिन, इथानोइक एसिड जो होता है ना, इथानोइक एसिड जिसे आप लोग एस्टिक एसिड भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। ये क्या चीज बनाने में इस्तेमाल होता है? एस्पाइरिन। एस्प्रिन बनाने में इस्तेमाल होता है। स्प्रिन डिस्प्रिन की गोलियां बनाने में इस्तेमाल होती है, पेन किलर के तौर पर, जिस समय दर्द हो तो ये लेते हैं। उसके अलावा बेटा ये जो है ना वो बुखार को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा बेटा ये इंडस्ट्री के अंदर ना एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट। जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग पानी में डिसोल्व करते हैं तो वहां पर पानी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग अल्कोहल के अंदर डिसोल्व करते हैं, लेकिन बेटा इंडस्ट्री के अंदर या मेडिकल की जो इंडस्ट्री होती है, मेडिसिन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको ना तो हम लोग वाटर के अंदर डिसोल्व कर सकते हैं ना अल्कोहल के अंदर डिसोल्व कर सकते हैं। फिर उनको किस में डिसोल्व करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो उनके अंदर इनको डिसोल्व करते हैं। तो यूज्ड in many industry।
उसके अलावा बेटा ये एज प्रिजर्वेटिव, बेटा जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, यानी जो कैन के अंदर, डब्बों वगैरह के अंदर फूड बंद की हुई आपको मिलते हैं, या जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप उनको मिलती हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, यानी खराब होने से बचाने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। और अक्सर जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, वो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड। अच्छा, सिट्रिक एसिड के अलावा बेटा जो स्कार्बिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, ये सारे के सारे किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं? एज अ प्रिजर्वेटिव। लेकिन आपकी बुक में यहां पर सिर्फ एक चीज का जिक्र किया गया है, सिट्रिक एसिड। ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। हर सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट के अंदर, यानी जैसे माल्टा हो गया, मौसमी हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर पाया जाता है। और जूसेस वगैरह के अंदर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, वो ईस्टर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और ईस्टर बेटा परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं। ईस्टर की बड़ी अच्छी खुशबू होती है, ईस्टर परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बेटा फूड के एसेंस, बाज जो होते हैं ना, वो खाने ऐसे होते हैं कि उनकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। हाँ, खासतौर पर जब भूख लगी हो और अच्छी सी बिरयानी बनी हुई हो या बारबेक्यू बना हो, तो भाई उस वक्त उसकी खुशबू बड़ी प्यारी लग रही होती है। तो वो जो खुशबू होती है ना फूड की, उसको एसेंस बोला जाता है। बाद लोग फ्लेवर को भी एसेंस बोलते हैं। तो ये जो फूड के फ्लेवर्स होते हैं, एसेंस होते हैं, या जो परफ्यूम्स होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। इन फूड एंड मेडिसिन, बेटा बहुत सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो फूड और मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो पर्सनल केयर के जो चीजें होती हैं, पर्सनल केयर क्या मतलब है, जो क्रीम्स वगैरह होती हैं, या जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, दांतों की हिफाजत के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, मुंह की स्किन की हिफाजत के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उन्हें पर्सनल केयर की चीजें इस्तेमाल करते हैं। यूज इन फूड, मेडिसिन एंड पर्सनल केयर आइटम्स। केराटम्स जैसे ज़रा देखें, फूड में जैम्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। वो जैम्स नहीं होते जो आप लोग रोटी वगैरह या ब्रेड वगैरह के ऊपर भी लगा कर खाते हैं, जेलीज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बेटा टूथपेस्ट, यानी पर्सनल में, पर्सनल केयर के आइटम में या मेडिसिन में भी आते हैं टूथपेस्ट। उसके अलावा बेटा माउथ वॉश, माउथ वॉश होता है, लिक्विड सा होता है, मुंह के अंदर डालकर जो है ना वो कुल्ली करते रहते हैं। जिन लोगों को दांत का या मुंह का कोई मसला होता है तो वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बेटा सॉसेज होते हैं। सॉसेज नहीं होते, वो सोया सॉस वगैरह जो होते हैं, चिल्ली सॉस होते हैं, जो राइस वगैरह के ऊपर, चावल वगैरह के ऊपर डालकर खाया जाता है। बेटा फेस क्लीनर होते हैं, फेस वॉश वगैरह होते हैं या फेस क्लीनर होते हैं, तो वो बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा लिपस्टिक्स, इससे तो वाकिफ होंगे ना आप लोग, तो ये चीज़ें बनाने में इस्तेमाल हो। अच्छा, फूड और मेडिसिन में ना ये जितनी भी चीज़ें बनती है ना, हर कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं बनती, बल्कि कौन सी चीज़, एक वो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट इसमें इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हाँ वो मेकअप का जो सामान होता है। अच्छा बेटा ईस्टर्स जो होते हैं ना, ईस्टर्स, ईस्टर्स ये मोस्टली इस्तेमाल होते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। ये क्या काम करते हैं कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट होते हैं, ईस्टर के अलावा जो बाकी चीजें होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फील को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द। अच्छा, ईस्टर जो है ना, वो लोशंस या वो क्रीम जिनके अंदर ईस्टर पाए जाते हैं, उनका फायदा क्या होता है, वो स्किन को हाइड्रेट करते हैं। स्किन के अंदर पानी कम हो जाए ना, तो स्किन ऐसे लगती है बिल्कुल जिसमें बहुत ज्यादा झरियां वगैरह होती हैं, तो ये स्किन को क्या करते हैं बेटा, हाइड्रेट करते हैं, स्किन को सॉफ्ट नरम करते हैं। उसके अलावा बेटा ये स्किन की जो सरफेस होती है ना, उसके टेक्सचर को स्मूथ करते हैं, उसके टेक्सचर को, यानी वो उसके ऊपर ये जो झरियां वरी होती हैं उनको खत्म करने में इस्तेमाल हो। तो क्या करते हैं जरा देखें, ईस्टर्स जो होते हैं, ईस्टर्स
हाइड्रेट करते हैं, उसके अलावा स्मूथ करते हैं और सॉफ्ट करते हैं स्किन टेक्सचर को। और इन खूबियों की बेस पर ये क्रीम्स और लोशन में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बेटा बास जो है ना वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनको अगर आप स्किन पर लगाएंगे या चेहरे वगैरह पर लगाएंगे ना तो ग्रीसी फील सी आती है, वो मतलब एक काहट या उसे क्या कहते हैं चिपकना शुरू कर देती है, ग्रीसी फील सी आती है। तो ये उस ग्रीसी फील को भी खत्म करते हैं, रिड्यूसेस ग्रीसी फील ऑफ प्रोडक्ट। बेटा ये वाला मैं मिटा दूं, आगे और भी लिखने हैं। बेटा बेकिंग पाउडर नहीं होता, केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिससे केक सॉफ्ट बनता है। असल में वो क्या करता है, जो डो होता है ना, यानी जो आटा होता है गूंधा हुआ आटा, उसके अंदर कार्बोनेट्स होते हैं। तो बेकिंग पाउडर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसे कहते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा ना, जब भी मैंने बताया था ना जिस चीज में भी कार्बोनेट हो यानी CO3 हो, उसके ऊपर जब एसिड डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो जो डो होता है ना यानी गूंधा हुआ आटा होता है, उसके अंदर होते हैं कार्बोनेट्स, और जब उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग पाउडर में होता है टार्टरिक एसिड। जैसे टार्टरिक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आटे में से बाहर आएगी ना तो एक सुराख बनाती हुई बाहर आएगी, निकलेगी। तो आटे के अंदर बहुत सारे सुराख बन जाएंगे जनाब। जरा देखिए ना केक वगैरह का स्पॉन्जी होता है, क्या मतलब उसके अंदर बहुत बारीक बारीक से सुराख से। तो कौन सा टार्टरिक एसिड यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, ये क्या करता है विद कार्बोनेट्स इन डो। बेटा ईस्टर इस्तेमाल होते हैं, ईस्टर्स मार्कर इंक बनाने में। इंक बनाने में क्या मतलब, सॉल्वेंट के तौर पर। इंक जो है ना, इंक लिक्विड फॉर्म में होती है ना, लिक्विड फॉर्म में क्या मतलब, ये तो असल में कलर होता है सॉलिड फॉर्म में पाउडर की शक्ल में, तो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व फॉर्म में होता है ना। तो ये किसके अंदर डिसोल्व होता है, ईस्टर्स के अंदर। जो बोर्ड मार्कर होते हैं ना, चाहे वो परमानेंट मार्कर हो या चाहे ये वाले व्हाइट बोर्ड मार्कर हो, तो इनकी इंक बनाने में ईस्टर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बेटा जो ग्लू होती है ना, ग्लू देखिए ना, गम स्टिक देखी होगी, गम गोंद, और जिससे आप लोग कागज वगैरह जोड़ते हैं, तो उनके बनाने में भी ईस्टर एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और डाइज कलर जो होते हैं ना, जो कपड़ों के ऊपर जो कलर किया जाता है, तो उसमें भी एज अ सॉल्वेंट, वो कलर बनाने में एज अ सॉल्वेंट कौन सी चीज इस्तेमाल होते हैं, ईस्टर। फिर उस कलर को पानी में डिसोल्व करके कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है, और उसके अंदर भी फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे क्या कहते हैं, फार्मिक एसिड, वो डाला जाता है, वो उसको रिड्यूस करता है, तब जाकर वो डाई कपड़े के ऊपर अटैच होती है। बेटा कार के ऊपर जो स्प्रे वाला पेंट नहीं किया जाता, गाड़ियों के ऊपर जो स्प्रे पेंट किया जाता है, तो स्प्रे पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है इन कार स्प्रे पेंट। हो सकता है बेटा स्पेलिंग वगैरह जैसे यहाँ पर ए मैंने लिख दिया ई हो, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक मिस हो जाती है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। कार स्प्रे पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बेटा ये वार्निश बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर वगैरह वार्निश बनाने में इस्तेमाल होता है। वार्निश भी एक समझने के थिक ऑयल की तरह की चीज होती है जो लकड़ी वगैरह के ऊपर लगाई जाती है। उसके अलावा बेटा कापर की वायर के ऊपर भी ये लगी होती है। कौन सी कापर की वायर, जो वाइंडिंग करने में मोटर वगैरह के जो अंदर इस्तेमाल होती है ना, वो बनाने में इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर लगी होती है ये। अच्छा उसके अलावा बेटा नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश जनाब लगा दी, अब उसको रिमूव करना है, तो उसका जो रिमूवर होता है ना, उसके अंदर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर इस्तेमाल होती है। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एवरीडे यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहां इस्तेमाल करते हैं बेटा, इसके एक इस्तेमाल है एज अ विनेगर। विनेगर क्या होता है बेटा, यहां पर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये 5% एस्टिक एसिड का सोल्यूशन होता है, 5% सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड।
एसिटिक एसिड होता है ना, इथेनोइक एसिड CH3COOH, उसका 5% सोल्यूशन होता है। क्या मतलब है, अगर आप लोगों ने 95 ग्राम वाटर लिया ना, तो 5 ग्राम ये लेंगे, 5 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 100 में से 5 ग्राम ये है, तो ये कहलाएगा 5%। अब बेटा ये विनेगर कहाँ इस्तेमाल होता है, भाई सिरका घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अक्सर हम सैलेड के ऊपर डाल देते हैं। यूज कहाँ होता है, ड्रेस द सैलेड, सैलेड समझते हैं ना, कभी खाइए सैलेड, और सलाद जिसे बोलते हैं गरीब लोगों, हाँ जी, वो खीरा वीरा काट लेते हैं, या वो सैलेड लीव्स भी होते हैं, तो उनके ऊपर डालते हैं। उसके अलावा बेटा बाज़ औक़ात हम लोग जो है ना, वो सालन के अंदर भी डाल देते हैं और खाने के अंदर डालते हैं एज अ फ्लेवर के तौर पर, फ्लेवरिंग फूड। उसके अलावा पिकल्स यानी अचार बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है। बेटा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे कहते हैं स्कार्बिक एसिड, ये लेमन के अंदर पाया जाता है, नींबू नहीं होता, लेमन जूस के अंदर पाया जाता है। लेमन जूस के अंदर ना दो एसिड होते हैं, स्कार्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड। स्कार्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। तो स्कार्बिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, लेमन जूस के अंदर, प्रेजेंट इन। अब बच्चों ये कहां इस्तेमाल होता है, बेटा फिश की स्मेल खत्म करने के लिए। फिश पकाते हैं ना, तो उसमें से स्मेल आती है, तो स्मेल खत्म करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम लोग तो घरों में ये इस्तेमाल नहीं करते, हाँ लेमन डाल देते हैं ना फिश के ऊपर, तो फिश के जो स्मेल होती है, बदबू होती है, वो खत्म हो जाती है। तो किस मकसद के लिए, रिमूव फिश स्मेल। और देखे ना, लेमन भी हम लोग सालन के ऊपर डालते हैं, सैलेड के ऊपर डालते हैं, वो बारबेक्यू करते हैं तो उसके ऊपर भी डालते हैं, फिश के ऊपर भी डालते हैं। क्यों डालते हैं भाई, फ्लेवर, इसका जायका भी अच्छा होता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्लेवरिंग द फूड। अब बच्चों इसके अलावा ये एज अ विटामिन सी के तौर पर इस्तेमाल होता है, एज विटामिन सी। बेटा बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए विटामिन सी क्या है, स्कार्बिक एसिड। अच्छा बेंजोइक एसिड, बेटा बेंजोइक एसिड और इसके एक साल्ट है सोडियम बेंजोएट। और ये बेटा इस्तेमाल होते हैं एज प्रिजर्वेटिव। बाज़ औक़ात खाना बना लिया जाता है ना, और उसको फिर पैक कर लिया जाता है, पैकिंग कैन में पैक होकर फूड आते हैं, या बेवरेजेस जो होते हैं, जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई हैं, वो लंबे अरसे के लिए रखी जाती है ना, तो उनको खराब होने से बचाने के लिए उनके अंदर बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं। ये कैसे बचाता है भाई, जो जर्म्स होते हैं ना, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो फूड को खराब कर देते हैं, पैक्ड फूड को, कैन फूड को खराब कर देते हैं, तो ये उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, रोकना। एवरीडे यूजेज ऑफ ईस्टर्स, ईस्टर को हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहां इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा ये ईस्टर्स होते क्या हैं, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, इनकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है, और ये फ्लेवर्स होती हैं, फलों के फ्लेवर्स होते हैं। ये बाज़ औक़ात आप लोग टॉफी खाते हैं ना, टॉफी के अंदर मैंगो का जायका आ रहा होता है, वो जो जायका है ना, यानी फ्लेवर मैंगो का, उस टॉफी के अंदर मैंगो नहीं डाला, उसके अंदर मैंगो का फ्लेवर डाल दिया, तो ये फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और बेटा आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में चंद ईस्टर के 5-6 ईस्टर के नाम भी लिखे हुए हैं, उनके फार्मूलाए भी लिखी हुई हैं, और आगे उनके फ्लेवर के नाम भी लिखी हैं कि ये किस चीज का फ्लेवर होता है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, उसमें आप समझने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। तो टेबल पर जो भी लिखा होगा, मैं नोट्स में भी लिख दूंगा, वो आप लोगों ने याद कर लेना। ये होते क्या है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, फ्लेवरिंग फूड। ये बेटा फ्रूट्स के फ्लेवर्स देते हैं, फ्लेवर्स ऑफ, बेटा इनकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, ये फ्रेग्रेंस के लिए और परफ्यूम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एज
फ्रेग्रेंस का क्या मतलब होता है? खुशबू। और परफ्यूम में भी आपको पता है खुशबू ही होती है। बेटा एक खास किस्म की अर्थराइटिस होती है जिसको कहते हैं रीमोटॉइड अर्थराइटिस। रीमोटॉइड अर्थराइटिस ये बेटा खास किस्म की बीमारी होती है, जोड़ों की होती है। ये जोड़ होते हैं खासतौर पर जो घुटने के जोड़ होते हैं, इनमें एक स्वेलिंग सी हो जाती है और दर्द वगैरह होता है इन जोड़ों में। उस बीमारी को बोलते हैं रीमोटॉइड अर्थराइटिस। इसके इलाज के लिए कुछ ईस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। सम ईस्टर, सारे नहीं, सम ट्रीटमेंट ऑफ रीमोटॉइड अर्थराइटिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बेटा एक ईस्टर है जिसे कहते हैं एस्प्रीन। एस्प्रीन आप लोग खाते भी हैं। पता है एस्प्रीन किस लिए इस्तेमाल होती है? फीवर यानी बुखार को कम करने के लिए, रिड्यूस द फीवर। और पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, यानी दर्द वगैरह को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। बॉडी के किसी हिस्से में दर्द हो ना तो एस्प्रीन ली जाती है। पैनाडॉल भी लेते हैं। रिड्यूस फीवर एस। ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर। बाय बाय और आप लोग अल्लाह हाफिज।